एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, बिन तेरे जहां में नहीं कोई सहारा। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग सर। जी, गुड इवनिंग। सभी के हाल चाल बढ़िया हैं जी? हाँ सर, सब बढ़िया। गुड इवनिंग चलो सर। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग सर हिमांशु, गुड हमारे हाल इवनिंग। बढ़िया, आप अपना बताइए, आप कैसे हो? मैं अब आप इतने सारे बच्चे मेरे सामने बैठे तो मैं कैसा होऊंगा बताओ? बहुत बढ़िया यस हूँ मैं। सच्चिदानंद सर। कैसे हो सर? मैं बहुत बढ़िया हूँ जी। सबकी विशेष हैं, आशीर्वाद है सबके, बहुत बढ़िया जी। आप सब बढ़िया हो? फैमिली में सारे बढ़िया हैं? यस सर। चलो ध्यान बढ़िया रखना। सर। ध्यान रखना फैमिली का भी, अपना भी, और अगर फैमिली में किसी की प्रॉब्लम है तो भी उनका ध्यान रखना, ठीक है? और अपना भी ध्यान रखना है, ठीक है? सर आप भी अपने परिवार का ध्यान रखना सर। बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिल्कुल सर, यस रखेंगे। आपने कल सच्चिदानंद सर। सर आप ठीक तो हो ना? मैं कैसा लग रहा हूँ? बढ़िया। सर अच्छे दिख रहे हो। हाँ तो बस बढ़िया लग। सर आपने प्रोफेशनल की क्लास क्यों नहीं ली थी? स्मार्ट क्या लग रहे हो चीज? सर। इस सैटरडे? नहीं सर, आपने प्रोफेशनल की क्लास क्यों नहीं ली कल? कल कह रहे हो ना? हाँ हाँ। कल एक्चुअली सर हमारे स्मार्ट लग मतलब, रहे हो आप। थैंक यू हिमांशु, थैंक यू, बट मैं क्लियर बता दूं, मैं स्ट्रेट हूँ। नालायक, इधर देखो ध्यान से। बच्चा कह रहा स्मार्ट लग रहे हो, हद हो गई। खुलेआम सर लाइन मार लहंगा रहा है। फ्लैट। इधर अभी देखो भी ध्यान से। लहंगे फ्लैट। मैंने कल क्लास इसलिए नहीं ली थी क्योंकि हमारे फैमिली में एक्चुअली मेरे हेलो वाइफ सर। के मामा जी एक्सपायर हो गए थे कल कोविड की वजह से। तो कल मैं पूरा दिन उसमें था थोड़ा सा, और आज मतलब वही है, थोड़ा कल क्लास ले नहीं पाया, उसके लिए मैं सॉरी। बट मंडे ट्यूसडे को मैं जरूर, मतलब जो आपके एक आधी क्लास मिस हो गई ना, मैं पूरी करवा दूंगा, ठीक है? चलो, एक बार ऐसा करो, फटाफट से ना माइक बंद कर लो सारे बच्चे जी, क्योंकि फिर बीच में जी काफी डिस्टरबेंस होगी। यस माइक सर। सबके बंद होने चाहिए। ओके सर। ठीक है जी, माइक सबके बंद होने चाहिए। और वन बाय वन, और जिन जिन के डाउट्स है ना, एक बार फटाफट से अपना चैट बॉक्स में नाम लिखना स्टार्ट कर दो। जिनके भी डाउट्स हैं एक बार चैट बॉक्स में अपना नाम लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है? अच्छा, एक ना थोड़ा सा मैंने, आप वैसे जो मेरे रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं उनको तो आज मैंने सुबह बता दिया था। अब आप भी मेरी फैमिली के बच्चे ही हो, क्योंकि कुछ बच्चे रेगुलर बैच के होंगे, कुछ बच्चे रेगुलर बैच के नहीं होंगे, बट मैं तो आपका आपको फैमिली के बच्चे ही मानता हूँ अपने। तो एक ना छोटा सा हम सब ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। मैंने एक टेलीग्राम पे एक चैनल बनाया है, कोविड हेल्पलाइन करके, ठीक है जी? उसका लिंक जो है मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। उसमें अगर मान लो आप में से किसी को भी कोई इश्यूज है, फॉर एग्जांपल किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर मान लो आपके कोई भी लिंक है कि यहाँ पे ये चीज प्रोवाइड हो रही है, तो प्लीज आपने सबकी हेल्प करनी है, ठीक है जी? मैं ये नहीं कह रहा फाइनेंशियल हेल्प करनी है, फाइनेंशियल नहीं। मान लो किसी ने कहा, आसपास कोई खाने पीने की अगर टिफिन सप्लाई कहाँ से मिल सकती है, ऑक्सीजन कहाँ से मिल सकती है, हॉस्पिटल में कोई बेड खाली है या नहीं है, इट मीन अगर आपको नॉलेज है तो आपने जरूर वहां पे शेयर करने, बट शेयर ध्यान रखना, शेयर ऐसे मत करना, क्योंकि बहुत सारे नंबर ना आजकल फेक हैं, ठीक है? और बहुत सारे नंबर मिलाते रहो, स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ स्विच ऑफ। फायदा क्या? देखो अब सोच के बोलना, अब जिसने आपसे हेल्प मांगी वो कितनी टेंशन में होगा। अगर हम 50 लोग उसको 50 नंबर सप्लाई कर देंगे ना, वो टेंशन में आ जाएगा। तो आपका एक काम है कि जो नंबर वेरीफाइड होंगे, मतलब आपने पहले एक बार मिला के देखना है कि क्या वो नंबर उठ रहे हैं, और अगर उनके पास वो चीज अवेलेबल है तो फिर आपने नंबर शेयर करना है कि आप यहाँ पे कॉल कर लो, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। देखो आपके ना 15 मिनट लगेंगे, पर आपके 15 मिनट से ना उसके कितने टाइम बच जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। और कि अगर किसी की लाइफ बच गई, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? तो आपने अपनी पढ़ाई तो करनी है, बट इस पढ़ाई के टाइम में आपने दूसरों की हेल्प भी करनी है, ठीक है? क्योंकि यस देखो सर। जो, मतलब मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, जो आप इंसान पता कब हो, आपने आपको इंसान तब माना जब दूसरों के दर्द से आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाए। अगर दूसरों के दर्द से आपको दर्द नहीं हो रहा ना, इट मीन्स आप इंसान नहीं हो। फिर मैं सही बता रहा हूं, आप इंसान नहीं हो। अगर दूसरों के दर्द से आपको दर्द हो रहा है, इट मीन्स आप रियल इंसान हो, ठीक है? तो हमेशा ना जब भी कोई प्रॉब्लम आपको, मतलब कोई भी अगर आपसे कुछ पूछता है ना कि हाँ भाई ये चीज कहाँ, क्योंकि देखो खुद सोचना, जिसकी फैमिली में प्रॉब्लम होगी वो कितनी टेंशन में होगा,
ठीक है। तो कभी ना ये सोच के चलना कि अगर यही प्रॉब्लम भगवान ना करे कभी हमारी फैमिली में आ जाती तो हम भी कितनी टेंशन में हो सकते थे। ठीक है। तो कोशिश सबने करनी है कि हम जितनी हेल्प कर सकते हैं जरूर हेल्प करें। अगर आस पड़ोस में कोई आपके कोविड पेशेंट है, आपके सोसाइटी में है, अपने ग्रुप में डाल दो, लोगों से पूछो कि खाने पीने की कोई दिक्कत तो नहीं है, आपको खाना सप्लाई कर सकते हो, मतलब जो जिस तरह से हेल्प हो सके ना वो अपने हेल्प जरूर करनी है। ठीक है। तो एक हमने टेलीग्राम चैनल बनाया है, उसका मैं टेलीग्राम का लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे अपने, उस पे आपने सबने ज्वाइन करना है और जिस जिस की जो जो प्रॉब्लम अपने दोस्तों को भी बोलना। ठीक है। और अगर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको लगता है कि नहीं, अगर मान लो वो थोड़ी आपके कंसल्ट कंसल्ट कर सकता है कि मान लो अगर किसी को कोविड की प्रॉब्लम है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मतलब सारी की सारी बातें उसके अंदर वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। उससे बहुत सारे लोगों की हेल्प हो सकती है जी। ठीक है। तो एक छोटा सा इनिशिएटिव है, उम्मीद करूंगा आप लोग सपोर्ट करोगे और बहुत सारे बच्चों की हेल्प होगी। और अगर मैं कह रहा हूँ एक बच्चे की भी हेल्प हो जाती है, हमारी लाइफ बहुत बढ़िया सफल हो जाएगी। ठीक है। और ऑलवेज ये बात ध्यान देना जी, दुआएं कभी खाली नहीं जाती। मैं दोबारा बोलूंगा, दुआएं कभी खाली नहीं जाती, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। अगर सच्चे दिल से कोई दुआ निकली है, आपको लगेगा उसका फल नहीं मिला, आप ना कभी लाइफ में देखना उसका बहुत जबरदस्त फल आपको मिलेगा। ठीक है। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। तो प्लीज आपने जरूर उस इनिशिएटिव का पार्ट बनना है। कहीं से भी आप किसी की हेल्प कर सकते हो, आपने जरूर करनी है। ठीक है। बाकी मैं लिंक टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा सेशन के बाद। तो ऐसा करते हैं, अब एक बार डाउट्स लेने स्टार्ट कर लेते हैं। चलो ये वन बाय वन। सबसे पहले मैं बच्चे का नाम है जी कोंडूरू। कोंडूरू। कोंडूरू बच्चा कौन है जी? आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। आपका ना ऑडियो तो ऑन है मेरे ख्याल से, आपने हेडफोन तो नहीं लगाया हुआ? आपकी साउंड नहीं आ रही यहाँ पे। ऑडियो तो यहाँ पे ऑन दिखा रहा है बट आपकी साउंड नहीं आ रही। नहीं, अभी भी नहीं आई। एक बार ऐसा करो दोबारा से ना इसको, हाँ एक बार दोबारा ऑन ऑफ करके देखो। अब एक बार दोबारा ऑन करो। नहीं, अभी भी नहीं आई। या तो फिर एक बार ऐसा करो, इसको ना फिर एग्जिट करके फिर दोबारा से एंट्री करो आप। ठीक है। एक बार दोबारा से ट्राई करो, फिर शायद आ जाएगी। ठीक है। चलो मैं इतना दूसरे बच्चे का डाउट लेता हूँ जी। शुकिता। शुकिता। श्रुतिका, सॉरी श्रुतिका। श्रुतिका। हेलो सर। हेलो हेलो। जी। हेलो। या सर, कैसे हो? मैं गुड बढ़िया हूँ इवनिंग। जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सर एक्चुअली ना मुझे पीजीवीपी में बहुत सारे डाउट्स हैं। जी। अ, तो सर एमसीक्यू स्टार्ट करूँ ऐसे बोलना? एमसीक्यूज बोलना स्टार्ट करिए। आप अपनी यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर सकते हो? नहीं सर, बुक है मेरे पास। अच्छा, बुक से कैसे पढ़ा जाएगा? या तो आप ऐसा सर करो, एकदम छोटे छोटे एमसीक्यूज है, मतलब बेसिक से डाउट्स है एकदम। चलो बोलो एक बार, बोलो बोलो। ओके सर, क्वेश्चन पढ़ूं? जी। हाँ। Sunil acquired a building for 15 lakhs in June 2018. In addition to cost of land beneath the building of 3 lakhs. इसका आंसर ये है क्या, 1,21,500? एक मिनट सर, हाँ आई गेस, एक मिनट। यही है ना? हाँ एक मिनट सर। हाँ मेरे ख्याल से यही है। ऑप्शन में दिया हुआ है ना, एक लाख हाँ इक्कीस सर, हजार पाँच हाँ सौ सर, हाँ सर। हाँ, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये है कि देखो बिल्डिंग की हम्म, कॉस्ट 15 लाख है और साथ में लैंड की कॉस्ट भी मेरे ख्याल से 3 लाख दी होगी। हाँ तीन ठीक है। लाख दिए। और वो कह रहे हैं कि हम्म, 2 साल आपने बिल्डिंग को जो यूज किया ना वो पर्सनल यूज की है, हाँ पर्सनल यूज उसके किया बाद है। आपने बिजनेस में यूज की है। हाँ बिजनेस अब में यूज जितना आपने किया पर्सनल यूज किया होगा उसका तो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा नहीं। है। हाँ पर्सनल और यूज का नहीं बिल्डिंग पे मिलेगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारा 10% होता है। हाँ टेन तो परसेंट अगर 15 लाख का आप 10% माइनस करोगे तो 1.5 लाख रुपए माइनस हो गया। हाँ पहले साल 1.5 लाख माइनस हो गया, फिर आपकी बैलेंस वैल्यू बच गई 13,50,000। हाँ फिर अगर 10% करोगे 135 माइनस हो गया। हाँ ठीक है। फिर आपकी बैलेंस वैल्यू जो बचेगी, मेरे ख्याल से आपकी बैलेंस वैल्यू बचेगी 12,15,000। हाँ। तब उसका 10% निकालोगे तो 1,21,500 रुपए, इतना आप क्लेम कर सकते हो डेप्रिसिएशन। ओके सर, इसमें ना तो कॉस्ट ऑफ लैंड भी तो इंक्लूडेड है ना, नहीं, तो कॉस्ट वो ऑफ लैंड अलग? अलग है, 3 लाख की अलग है वो। सर इन एडिशन टू कॉस्ट ऑफ लैंड इन दिया है एडिशन टू क्वेश्चन। मीन्स इसके अलावा, इसमें नहीं है अच्छा वो। अच्छा, इसके अलावा है हाँ क्या हाँ वो? हाँ, इंक्लूडिंग नहीं कह रहा वो कह रहा है इन एडिशन टू, मतलब इसके अलावा 3 लाख की कॉस्ट ऑफ लैंड है। अच्छा ओके।
और सर वैसे ही एक सिमिलर क्वेश्चन है उसमें ओके सर पढ़ू वैसे ही है जी छोटा ही जी है जी। Ramsden Industries acquired a factory building for self-use in November 2020. The value of the land underneath the building was 5 lakh and value of building was 10 lakh. The amount of eligible depreciation allowable for assessment year 21-22 is सर इसमें अभी लैंड की वैल्यू एक्सक्लूडेड है या इंक्लूडेड है? नहीं, इसमें लैंड की वैल्यू उसने टोटल कितनी बोली है? 5 लाख बोली है। हाँ लैंड की वैल्यू 5 लाख बोली है। और बिल्डिंग की? एक मिनट सर। Samsung Industries acquired a factory building for self-use in November 2020. The value of land underneath the building was 5 lakh हम्म। इन्होंने इन and इन्हों, value इन्होंने of building is 10 lakh. इन्होंने इन एडिशन तो नहीं कहा ना? नहीं इन एडिशन नहीं कहा है। हाँ, तो अगर इन एडिशन नहीं कहा तो इसमें फिर हमें एज्यूम करना पड़ेगा इसके साथ ही वैल्यू है। मतलब बिल्डिंग के साथ लैंड जी लैंड की जी वैल्यू दी जी है। जी। एक मिनट सर मैं लिख लेती हूँ। हिमांशु, तुम इंदा क्यों मुस्कुरा रहे हो? हाँ जी। और एक एमसीक्यू है हम्म। सो थोड़ा बड़ा है। थोड़ा बड़ा है तो फिर ऐसा करो, फोटो, मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूँ, उसमें मुझे व्हाट्सएप कर ओके देना सर। अभी, ठीक है? ओके सर। सर और एक है एकदम छोटा है 1 लाइन का है। किसका जी? व्हाट शैल 1 लाइन का एमसीक्यू है। जी। व्हाट शैल बी योर टोटल इनकम इन द अबव केस इफ इट इज सोल्ड आफ्टर यूज फॉर बिजनेस? एक वन सेकंड वन। एक सेकंड सर। ओ शिट वो क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है दूसरा ले लीजिए एक मिनट। हाँ सर सर और एक है छोटा वाला है। जी। हाँ XYZ Limited has derived a profit of 100 lakhs from business of growing and manufacturing tea in India. It has deposited a sum of 38 lakhs in tea deposit account. What is the amount of deduction in relation to tea, coffee, rubber development account under section 33AB? तो 40% की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। सर ये फ्लैट है क्या? हाँ, फोर्टी फ्लैट परसेंट परसेंटेज है? हाँ, मतलब जितना अमाउंट डिपॉजिट किया और 40% भी चेवर इज लेस। ओके जी। सर और एक है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है वैसे आपको? हाँ सर एकदम ओके। क्लियर। ओके। हाँ सर पढ़ू क्वेश्चन। जी। Anirudh had made payment of 30,000 to IIT Kanpur for an approved scientific research program, 1 lakh to Indian Institution of Science, Bangalore for scientific research. Want to know about the deduction available while computing अब the तो income? अब तो 100% मिलेगी, पहले 150% होती थी। अब हाँ लिमिट ना 100% हो चुकी है, तो आपने हाँ जितना कंट्रीब्यूशन किया उतने की ही डिडक्शन मिलेगी। हाँ 100% तो है पर सर मतलब मेरे पास जो एमसीक्यू बुक है ना हम्म। उसमें पीछे आंसर कुछ अलग ही दिया है। उन्होंने जैसे 150 कि से दिया होगा ना आंसर? अभी 100% तो 30 और 1 लाख ये दोनों मिला के 100% हाँ, मतलब वन टोटल, वन लाख हाँ। 30 मिलना चाहिए। जी। ऑप्शन में 1 लाख 30 है ही नहीं। हाँ, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, उन्होंने वन 150 के बेस पे आंसर दिया होगा शायद। ठीक है चलेगा। सर और एक है जी। XYZ Limited paid 5 lakhs on 22/1/2021 to national level laboratory for carrying scientific research unrelated to business of the company. The amount of deduction under section 30 इधर भी 100% ही आएगा ना सर? हाँ, 100% की लिमिट आएगी। अच्छा सर इधर अमेंडेड क्वेश्चन ही नहीं है शायद। हाँ सर ये वाला थोड़ा बड़ा है, ये मैं आपको व्हाट्सएप पे पूछ लूंगी। ओके सर बाकी बड़े बड़े ही है सर। तो मुझे ना फिर आप व्हाट्सएप कर देना, नंबर लिख लो मेरा। ओके हाँ सर बोलिए। 96430। हाँ
हाँ देखो सारे लिखने लग गए, हाय राम। 9643036663। हाँ, ओके सर। ठीक है जी, इस पे व्हाट्सएप कर हाँ, देना। ओके। ओके जी। या थैंक यू सर। ओके जी। यशिका, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ जी, आप बताओ। सर बस ठीक। सर लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि मॉड्यूल से पढ़ना चाहिए कि नहीं टैक्स, तो आपने बोलते हैं टैक्स के लिए रिफर मत करना और बाकी लॉ के सब्जेक्ट्स के लिए। तो सर लॉ के सब्जेक्ट्स के लिए मीन्स एसबीएसई, कंपनी लॉ, जूरिस और सेकेंड मॉड्यूल के भी सारे सब्जेक्ट्स मॉड्यूल से रिफर कर सकते हैं? देखो कंपनी लॉ और सिक्योरिटी लॉ का तो मैं कह सकता हूँ कि बेस्ट है, बाकी मुझे आइडिया नहीं है। कंपनी लॉ का तो सबसे बेस्ट है, मतलब ऑब्वियस सी बात है। अब सीएस का, मतलब सीएस का एग्जाम और कंपनी लॉ के लिए आईसीएस का मॉड्यूल ना किया हो तो मैं हाँ उसके लिए रेफर, क्योंकि टैक्सेशन में मैं नहीं कह रहा टैक्सेशन के अंदर आप रेफर मत करो, बट उसके अंदर ना गलतियां काफी सारी हैं। हाँ सर। तो वो थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो अमेंडेड है या नहीं है बस। जैसे इस बार और ना मैं अभी सर प्रोफेशनल वाले बच्चों के स्टूडेंट दरबार ले रहा हूँ, उन्होंने हाँ कॉम्पोजिट स्कीम का पूरा चैप्टर ही क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हुए हैं। अच्छा तो प्रॉब्लम क्या है, बच्चा जो सेल्फ स्टडी कर रहा होगा उसको तो लगेगा सारा कुछ सही है, जो इंस्टीट्यूट ने दिया वही करके आऊंगा मैं तो। ठीक है, हाँ और फिर एग्जाम में नंबर आते ही नहीं। तो और हाँ इंस्टीट्यूट ने पहले पेज पे ही लिख रखा है जी हमसे गलती हो सकती है, वो तुम सही कर लेना। हाँ। ठीक है, अब जो बच्चा कर ही सेल्फ स्टडी रहा है तो वो तो बेचारा फंस गया ना। तो मॉड्यूल हम्म। आप रेफर करो, बट साथ में एक कम से कम अमेंडमेंट्स आपके पास होनी चाहिए कि हाँ भाई इस अमेंडमेंट को मुझे मॉड्यूल से मैच करना है, कि वो अमेंडमेंट मॉड्यूल में है या नहीं है। ओके सर। जी। थैंक यू सर। ओके जी। अमीशा, अमीशा रॉय, कहाँ गया बच्चा? अमीशा रॉय। चलो अगला फिर आकृति अग्रवाल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरा चैप्टर 1 टैक्स लायबिलिटी में डाउट है एक छोटा सा। जी। जब हम टोटल इनकम में टैक्स लायबिलिटी निकालते हैं, अगर उस टोटल इनकम में हमारी स्पेशल इनकम भी इंक्लूडेड है, तो उस केस में क्या हम मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट नहीं करेंगे? उस केस में ना एमआर कैलकुलेट नहीं करना आपको। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में एमआर कैलकुलेट होता है, बट आपके सिलेबस में एमआर नहीं है, क्योंकि ना उसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। हाँ। क्योंकि होगा क्या कि फिर आपको, अगर आपको देखो ना, आप थोड़ा सोचना। अगर मान लो मेरी इनकम है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो 2 करोड़ 5 लाख है। उसमें लॉन्ग टर्म भी है, शॉर्ट टर्म भी है, डिविडेंड की इनकम भी है। अब अगर मैं एज्यूम करूंगा मेरी इनकम 2 करोड़ होती तो क्या होता। ठीक है, अब उस 2 करोड़ में मैं कैसे एज्यूम करूंगा मेरे लॉन्ग टर्म कितने होंगे, शॉर्ट टर्म कितने होंगे, अदर इनकम कितनी होगी। तो वहां पे अलग अलग ऑल्टरनेट लेने पड़ेंगे। तो काफी सारे ऑप्शंस बन जाएंगे। तो उस केस में एमआर कॉन्सेप्ट आपको नहीं करना। एमआर कॉन्सेप्ट सिर्फ तब करना है अगर क्वेश्चन नॉर्मल इनकम वाला आएगा। ओके, बस यही डाउट। जी। ओके आकृति। उसके बाद जी भूमति लक्षु, 2 नाम लिखे हैं, भूमति लक्षु। यस सर, गुड इवनिंग गुड इवनिंग जी। सर। वो जो अरियर्स ऑफ सैलरी में जैसा आपने बताया था कि अगर लास्ट ईयर का जो रेट है वो कम होगा और जो रेट्स है फाइनेंस एक्ट के वो कम है, और ये अभी जो मतलब न्यू आया है उसमें ज़्यादा है हम्म। रेट। हम्म। तो अगर मेरा मेरा डाउट ये है कि अगर लास्ट ईयर के जो रेट्स हैं वो कम होंगे, ज़्यादा होंगे, हम्म। तो फिर आपको कम तो वाला ये ही, अरियर। तो फिर आपको कम वाला ही देना पड़ेगा। ओके। हाँ, तो आपको ऐसा नहीं है कि ज्यादा वाला पे करना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप उसकी बात करो ना एरियर्स ऑफ सैलरी की। हाँ सर। हाँ, तो एरियर्स ऑफ सैलरी में मान लो आपको आज पैसा मिला है, आज रेट आपका ज्यादा है, उन सालों में कम था। तो गवर्नमेंट कहती है तुम हमसे हम्म। रिलीफ ले लो, मतलब जो उन सालों का था वही पे कर दो, बाकी तुम हमसे रिलीफ ले लो। ठीक है, बट आपका ओके। क्वेश्चन ये है सर, अगर मान लो उन सालों में ज्यादा होता आज कम होता तो क्या होता। तो फिर गवर्नमेंट हम्म। कहती है कि जो कम वाला मतलब आज वाला है ना, हमें वही पे कर दो, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट मतलब ओके। आपको रिलीफ देगी, गवर्नमेंट आपके ऊपर हार्डशिप नहीं करेगी। ओके। ठीक। ठीक है ओके सर, भूमति और सर एक और डाउट है। जी। हाँ सर, एक और डाउट है कि जी। मतलब मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ, तो मैंने आपका ये रिवीजन क्लास देखा, तो आपने उसमें मतलब 3 लाख से लेके, मतलब जो नॉर्मल ये जो स्लैब रेट्स है उसमें हम्म। 3 लाख से लेके
मतलब नील है, फिर उसके बाद 3,10,000 to 5,00,000 हम्म जिसमें 5% का रेट एप्लीकेबल है। पहली तो बात मेरा तीन डाउट ये, नहीं, रुको रुको रुको, 3 लाख तो वो तब है ना जब एज 60 साल है उससे ऊपर हो। हाँ सर, हाँ सर, हाँ जी, अब क्वेश्चन पूछो। हाँ हाँ, हाँ तो सर उसमें अगर 3 लाख, अगर फॉर एग्जाम्पल 1 है या 8 है इनकम। तो नहीं, आपने वो 10 पता है मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि देखो अगर आपने प्रोविजन ध्यान से पढ़े होंगे, हम्म, राउंडिंग ऑफ वाला कॉन्सेप्ट होता है, राउंडिंग ऑफ। ठीक है। अब सोच के हाँ बोला, हाँ हाँ, अब सोच के बोला हम इनकम टैक्स में 10 के मल्टीपल में राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है। हम्म, अब एक बच्चा कहता है सर मेरे पापा की इनकम ना 3,04,000 है। तो अगर तीन लाख हम्म, चार रुपए है तो राउंड ऑफ किस में करूंगा? 3 लाख में ही करूंगा। एक हाँ बच्चा सर, कहता है कि मेरे पापा की इनकम 3,05,000 है, तो राउंड ऑफ किस में करूंगा? 3,10,000 में हम्म, करूंगा। 10, क्योंकि हाँ क्योंकि करेक्ट, आपने राउंडिंग ऑफ ओके, वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर लास्ट डिजिट 5 या उससे ऊपर की होती है तो आप नेक्स्ट 10 में मल्टीपल में राउंड ऑफ करते हो। ओके, ठीक है, तो इसलिए मैंने वहां पे ना 10 रुपए लिखा हुआ हाँ, ओके, ओके, है जी। थैंक यू सो मच। ओके भूमति। जस उसके बाद है जसकीरत कौर। जसकीरत, हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही जसकीरत। हेलो 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 हेलो। यस सर। जी, हेलो सर, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ जी, बिल्कुल। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही सब तक? एक बार थम्स अप दिखाओ, मेरी आवाज अगर आ रही है सबको तो। कैसे हो सर? मैं तो अच्छा हूँ हाँ नालायक। सर, आपकी आवाज आ रही। हाँ जी बोलो। मुझे लग रहा है आपके नेटवर्क में इशू है। मैंने तो वाईफाई लगवाया हुआ है और मैंने इस बार के पैसे भी दे दिए हैं। हाँ जी सर, आ रही है आवाज, आपकी आ रही है। और मेरे बच्चे क्वेश्चन बोलो तो ये है सही, आगे कुछ तो बोलो। हाँ जी। सर, बोल तो रही हूँ सर। आपकी आवाज नहीं आ रही ना, नेटवर्क में इशू है आपके जी। सर अब आ रही है? हाँ अब आ रही है जी, बिल्कुल। सर आपने एक क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन में था सर टोटल इनकम 40 लाख की थी। ठीक है। सर उसमें एचआरए था 30,000 टैक्सेबल था और एलटीसी था 10,000 टैक्सेबल। जो सर आपने क्वेश्चन कराया था उसमें 90,000 आपने सर उसमें न्यू वाले में ऐड करवा दी, तो ओल्ड वाले में सर 30 कराए थे, उसमें 90 कराए थे। सर ये समझ नहीं आया था कि उसमें ये कैसे हुआ था। क्योंकि देखो ओल्ड वाले में आपको एचआरए मिला 90,000। ठीक है, अच्छा। उसमें एग्जामेशन है मेरे ख्याल से 30,000। जी जी जी, हाँ जी। अब सोच के बोलना, अब न्यू वाले में तो एचआरए एग्जामेशन मिलती नहीं। अगर जी आप अगर आप न्यू स्कीम लोगे तो गवर्नमेंट ने मना किया ना कि 1030 नहीं मिलेगा। जी तो इट जी मीन्स जितना एचआरए आपको मिलेगा वो सारा का सारा टैक्सेबल हो जाएगा। जी जी तो पूरा का पूरा 90,000 पे टैक्सेबल हो गया। जी सर जी। और अगर ओल्ड में स्कीम लूंगा तो 90,000 मिला, उसमें 30,000 एग्जम्प्ट है, तो 60,000 पे टैक्सेबल होगा ना फिर। अच्छा अच्छा बोलो अच्छा। हाँ। और सर इसमें आपने ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी वो बाद में माइनस करी थी, और एनपीएस का कंट्रीब्यूशन भी बाद में, मतलब आपने ओल्ड वाले में ऐड करा था। हाँ नहीं, ऐड तो मैंने दोनों में किया होगा, एनपीएस कंट्रीब्यूशन तो माइनस जो किया होगा, ऐड नहीं तो मैं। हाँ बोलो। नहीं सर, आपने मतलब दोनों एक में ही ऐड करवाया हुआ था, ओल्ड वाले में ही। वो लास्ट वाला क्वेश्चन ही नहीं समझ आया था बस सर, वो बोला यही समझना था, एनपीएस एक ये और एक। कंट्रीब्यूशन नहीं, एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। हाँ जी हाँ जी। हाँ तो अगर उसमें 50,000 था सर। नहीं, एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉई है पहले तो ये बताओ। सर उसमें तो खाली एनपीएस कंट्रीब्यूशन ही लिखा हाँ हुआ था तो ना। फिर ऐड नहीं किया होगा, याद चेक करो, माइनस किया होगा 80 सीसीडी के अंदर। अच्छा अच्छा मैं नहीं अच्छा। खेलूंगा आपके साथ। नहीं सर, वो थोड़ी किस लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको व्हाट्सएप भी करा था, पर उसमें कुछ समझ नहीं आया था। हाँ आपने तो इसका रिप्लाई आप नहीं करते नहीं सर नहीं, क्वेश्चन आपने का। बोला ना ऐड किया है तो ऐड तो कर ही नहीं सकता ना। एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर अगर होता है तो ऐड करते हैं, एम्प्लॉई वाला तो माइनस ही करते हैं। अच्छा अच्छा। जी। सर एक क्वेश्चन और। सर वो जो आपने एक लास्ट क्वेश्चन चैप्टर 1 में जो लास्ट क्वेश्चन कराया था। हम्म। हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर आपने लास्ट क्वेश्चन कराया था, उसको कंप्यूट मार्जिनल रिलीफ एज पर सेक्शन 115 बीएससी इफ टोटल इनकम इज 2,08,000
टू करोड़ 8 लाख। जी। और सर इसमें आंसर था 73750। हम्म। हाँ हेलो। जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी सर, तो इसमें बी मतलब 115 बीएससी अप्लाई होगा ना सर? हाँ, 115 बीएससी एप्लीकेबल होंगे, जो नए रेट हैं वो एप्लीकेबल होंगे इसमें। हाँ जी, पर सर आपने तो बोला था कि इसमें 12% से कर सकते हैं। परसों जब आपने बोली थी हमारी क्लास, मतलब उसमें तो आपने बोला था कि इसमें 12% से करेंगे। मैंने किस में 12% से करेंगे? 115 बीएससी की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो आप? हाँ जी सर, 115 बीएससी जो आपने चैप्टर 1 के एमसीक्यूज हमें दिए थे करने के लिए, वो एज क्वेश्चन जिसमें क्वेश्चन मार्जिनल रिलीफ निकालना है सर। हाँ, हाँ, तो मार्जिनल एमआर निकालना है आपको। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें 12% का तो सरचार्ज रेट कहीं नहीं है इंडिविजुअल वाले केस में तो। सर आपने तो बोला था कि इसको 12% कर लेना, पर सर उसको तो 115 बीएससी तो सर पहले 15% से करेंगे, जिस तो ऊपर होगा उसको 30% कर नहीं नहीं, देंगे। मैं नहीं मान सकता, मैंने ऐसा बोला था। नहीं नहीं, आप मेरे को एमसीक्यूज भेजो, कौन सा कह रहे हो, मे भी आप क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर रहे हो। आप क्वेश्चन नंबर सर मेरे मैं को आपको एमसीक्यूज हाँ, मेरे को आप क्वेश्चन नंबर बताओ आपके कौन सा कह व्हाट्सएप रहे पे, हो आप। हाँ। सर एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन, 30 मेरे क्वेश्चन। को अभी अभी फोटो भेजो, मैं भी चेक कर लेता हूँ। सर मैं व्हाट्सएप कर दूं आपको? हाँ, अभी व्हाट्सअप कर दो। ठीक है सर, ठीक है, इसके मैं भी अलावा आपको कोई डाउट व्हाट्सएप है कर दूं। आपका? सर क्वेश्चन ही देख लीजिए ना आप। हैं? नहीं सर, इसके अलावा नहीं है और कोई डाउट। चलो, नहीं सर, नहीं। मैं इतने आपका व्हाट्सएप देखता हूँ, और बाकी अगले किसी बच्चे का नाम मैं ले लेता हूँ इतने। दर्शन ठीक, पटेल। ठीक है सर, ठीक, ओके। दर, दर्शन दर्शन कहाँ गया? उसके बाद नीतीश जी, नीतीश महाजन। Yes, sir. I'm audible. जी, बोलिए। सर एक्चुअली डाउट एक टॉपिक में है, पीसीबीपी का बैड डेट रिकवरी। जी। तो सर उसमें आपने एक दो केस लॉज बताए थे, पीके काइमल और वीर दाबरा राव। सर ये दो केस लॉज और वीराभद्रा साथ राव, में, वीराभद्रा राव। यस सर, और साथ में आपने जो सेक्शन 36A समझाया था, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड डाउटफुल डेब्ट्स रिलेटिंग टू बैंक्स, ये वाला टॉपिक समझा सकते हो? बैड डेट्स रिकवरी के अंदर तो मैंने, देखो पहली बात तो, दो सुप्रीम कोर्ट की ना जजमेंट ये बात कहती हैं कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, उसने एंट्री पास की बैड डेट्स की, उसने डिडक्शन क्लेम कर ली। अब पार्टनरशिप फर्म वो डिसोल्व हो गई और उसके पार्टनर उस बिजनेस को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, और उसके पार्टनर को बैड डेट्स की रिकवरी हो रही है। तो पी के कमाल की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ये बात कहती है कि भैया रिकवरी उसी के हाथ में टैक्सेबल होगी जिसको बैड डेट्स अलाउड हुए थे। अब अलाउड किसको हुए थे? पार्टनरशिप फर्म को। रिकवरी किसको हो रही है? पार्टनर्स को। तो गवर्नमेंट कह रही है ये रिकवरी उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं होगी। ये पी के कमाल है, ठीक है। तो पी के कमाल सिंपल सी बात ये बात कहना चाह रही है कि सेक्शन 41(4) जो है ना बैड डेट्स की रिकवरी का, वो सेम पर्सन के हाथ में एप्लीकेबल होगा जिसको वो अलाउड हुए थे। पहली बात तो ये। और वीराभद्रा राव ये बात कहना चाहती है, जैसे मान लो पार्टनरशिप फर्म ने अपनी बुक्स में एंट्री पास कर ली, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है, मतलब डेटर्स क्रिएट कर रही है उसने, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। उसके बाद पार्टनरशिप फर्म डिसोल्व हो गई और उसके पार्टनर ने उस बिजनेस को कंटिन्यू किया, और उसके पार्टनर ने अपनी बुक्स में एंट्री पास कर ली, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। अब एक बात में सोच के बताना, डेटर्स किसने इंकर किए थे? पार्टनरशिप फर्म ने, बट बैड डेट्स की एंट्री किसने पास की है? पार्टनर्स ने। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ये बात कहती है कि जिस पार्टनर ने, मतलब अगर पार्टनर ने अपनी बुक्स में उस डेटर को बैड डेट शो कर दिया ना, तो वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है। मतलब पहली बात तो ये समझ लो, ये दोनों सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है ना, ये असेसी के फेवर में है। पहली जजमेंट ये बात कह रही है कि रिकवरी सेम पर्सन के हाथ में टैक्सेबल होगी जिसको डिडक्शन मिली थी, और दूसरी जजमेंट ये बात कह रही है कि जो बैड डेट्स अपनी बुक्स में अलाउड कर लेगा उसको डिडक्शन मिल जाएगी, आप टेंशन मत लो। ये सेकंड जजमेंट कह रही है, ठीक है। और बाकी प्रोविजन वाला केस जो आपने बोला, अब देखो वैसे मैंने कहा था कि इनकम टैक्स में प्रोविजन अलाउड नहीं होते, ठीक है। इनकम टैक्स में अगर बैड डेट्स होगा तो अलाउड होगा, प्रोविजन अलाउड नहीं होते। बट आप सब जानते हो बैंकिंग कंपनी वाले केस में काफी नुकसान होता है, उस केस में काफी प्रोविजन होते हैं। तो गवर्नमेंट ने ना स्पेशली बैंकिंग कंपनी वाले केस में प्रोविजन बनाए हैं कि अगर कोई बैंकिंग कंपनी है
कुछ परसेंटेज गवर्नमेंट ने दिया कि अगर वो इंडियन बैंक है तो ये परसेंट होगा, अगर फॉरेन बैंक है तो ये परसेंट होगा। तो जो भी परसेंटेज वहां पे दी हुई ना, इतने परसेंट प्रोविजन आपको अलाउड हो जाएगा, गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है। तो नॉर्मल केस में प्रोविजन अलाउड नहीं है, ओनली फॉर बैंकिंग कंपनी प्रोविजन आपको अलाउड हो जाएंगे। ठीक है नीतीश? यस सर। सर इसमें आपने कॉन्सेप्ट पढ़ाया था 10% ऑफ एग्रीगेट एवरेज एडवांसमेंट बाय रूरल ब्रांचेस। सर वो भी रिपीट कर दो, वो एक्चुअल में वो करना कैसे है? नहीं नहीं, वो तो जितने भी बैंक्स ने एडवांसेस दिए होंगे ना अपनी ब्रांचेस को या वहां पे लोगों को, तो गवर्नमेंट कह रही है जितने भी एडवांसेस दिए, एडवांसेस का मतलब क्या था, उधार देना। तो जितने भी एडवांसेस हैं उन सारे एडवांसेस को एग्रीगेट करके उसका 10, मतलब गवर्नमेंट कह रही है मैक्सिमम 10% तुम प्रोविजन बना सकते हो। ठीक है, अब अगर मान लो आप चाहते हो मैं प्रोविजन ज्यादा बनाऊं, ठीक है, तो गवर्नमेंट कहती है आप 10% निकाल लो। अगर तुम्हारा जो तुम चाहते हो प्रोविजन अगर वो 10% तक है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उससे ज्यादा है तो मैक्सिमम 10% ही तुम मतलब प्रोविजन क्रिएट कर सकते हो, इससे ऊपर नहीं क्रिएट कर सकते। ओके सर, गॉट इट। थैंक यू सर। ओके नीतीश। उसके बाद जी सदफ अख्तर। अच्छा सदफ ने तो गुड इवनिंग विश किया मुझे, ओके। और मोनिका ने भी गुड इवनिंग विश किया है, ओके। उसके बाद बच्चे कहाँ पे, हाँ जसकीरत हो गया, अनुश्री, यस सर, पलक, अमिता शाह, पलक, अमिता हेलो शाह, सर, एम आई ऑडिबल? जी बोलिए। सर मेरा डाउट रेसिडेंशियल स्टेटस से है। हम्म उसमें क्वेश्चन है, सुरेश इज अ फॉरेन सिटीजन। His father was born in Delhi in 1951 and mother was born in England in 1950. His grandfather was born in Delhi in 1922. Suresh visited India to see Taj Mahal and visit other historical places. He came to India on 1st November 2019 for 200 days. He has never came to India before. तो एनआर बन His जाएगा, ये एनआर नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। बट सर इन्होंने आंसर रेसिडेंट इन इंडिया दिया है पीछे। नहीं एनआर आएगा इसका आंसर, क्योंकि देखो हमें टोटल इनकम बताई नहीं है ना, 15, अगर टोटल इनकम बताई नहीं तो 15 लाख तक मान लेंगे। हाँ तो उस केस में 182 डेज हम चेक करेंगे, हाँ और 182 डेज मेरे ख्याल से वो इंडिया में नहीं है। सर वो ही केम टू इंडिया ऑन 1st November 2019 फॉर 200 नहीं डेज है। आप 200 पे मत जाओ, 200 तो टोटल डेज है ना। हाँ आप चेक करोगे 31 मार्च तक कितने हैं। हाँ, तो नवंबर के 30 एंड दिसंबर जनवरी के 31। 182 से कम ही बनेगा। ओके ठीक है, तो ये एनआर बन जाएगा इसका आंसर। ओके। आंसर एक और डाउट है, राहुल अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट एबीसी लिमिटेड left India on 10th August 2019 for the treatment of his wife. For income tax purpose, his residential status for the assessment year 2021 will be. हाँ तो इसमें आपकी सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी 60 दिन वाली, क्योंकि वो अगस्त में जा रहा है ना, तो अप्रैल में जून। अब देखो यहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए नहीं जा रहा। He is going for treatment of his wife. हाँ तो अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए नहीं जा रहा, इट मीन्स उस केस में नॉर्मल कंडीशन चेक करेंगे, फर्स्ट और सेकंड। अब फर्स्ट तो वो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, बट सेकंड बेसिक कंडीशन वो सेटिस्फाइड कर जाएगा, क्योंकि वो इंडिया का रहने वाला है। हाँ तो यहाँ पे वो बन जाएगा रेजिडेंट। ओके, गॉट इट, थैंक यू सर। ओके अमिता। उसके बाद जी, अच्छा आपने जसकीरत आपने भेज दिया क्वेश्चन? आपने क्वेश्चन मुझे कहाँ भेजा है, लास्ट वाला? टोटल इनकम 2 करोड़, तो मैंने मैंने 25 बोला, और मैंने 25 बोला है, और अगर एज्यूम करोगे इनकम 2 करोड़ है तो मैंने 15% बोला सरचार्ज। ऑडियो ऑन करो, अपनी ऑडियो ऑन करो, ऑडियो बंद है आपकी जसकीरत। सर अब आ रही है आवाज आपको मेरी? जी जी। सर आपने बोला था इसमें 12% से करना, पर सर पहले इसको 15% कर लेंगे 1,87,500, और फिर उसके ऊपर का जो बचेगा उसको 30% कर देंगे। मैं नहीं खेलूंगा आपके साथ, मैंने 12% बोला ही नहीं है। मेरे को मेरी वीडियो दिखाओ दोबारा से, आपने गलत सर सुना। फिर कोई और क्वेश्चन होगा, मुझे इस पे लग रहा होगा फिर। और कोई क्वेश्चन होगा, मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ इस क्वेश्चन के अंदर मैंने 12% बोला है। मैंने, हाँ मेरे को इतना ध्यान है, क्वेश्चन नंबर 13 जो था
जिसके अंदर 115 बा वाला केस था, वहां मैंने कहा था कि 10% सरचार्ज लगेगा। तो सर अभी 30 होगा, मैंने 30 समझ लिया होगा वो फिर वाह उसमें। नालायक, वाह, पूरा ब्लेम मेरे ऊपर, हद हो गई। तो सर आपने 13 क्वेश्चन बोला होगा, मुझे 30 क्वेश्चन लगा होगा कि आपने 30 क्वेश्चन के लिए बोला है। नहीं ठीक है, तो ये सही है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सर ऐसे ही करेंगे जैसे पहले 15 लाख पे 1,87,500 और फिर जो ऊपर का हो जाएगा उसको 30% से फिर उसको टैक्स कैलकुलेट कर बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जसकीरत। उसके बाद ओके जी सर। शिल्पा, शिल्पा, मनीषा। हेलो सर। हाँ जी, हेलो जी। हेलो। हेलो। हाँ, एम आई ऑडिबल? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा एक डाउट है, जो मैंने कल पूछा था आपको शायद व्हाट्सएप पर, तो फिर जी आपका रिप्लाई नहीं आया। हाँ, रिप्लाई आया नहीं होगा, बिल्कुल पता है। हाँ, एक डाउट है, जैसे कि एचआरए के सम में अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं किया होगा तो क्या मानेंगे, अगर नहीं दिया होगा तो? अगर कुछ भी नहीं दिया होगा, देखो अगर पहली बात तो वो स्टेट मतलब नाम देगा, अगर वो नहीं देगा तो ऑलवेज आप 40% एज्यूम करके आओगे, मतलब अदर देन मेट्रो अच्छा सिटी। अच्छा 40%। ठीक है, बट अगर अच्छा। ध्यान रखना, अगर दिल्ली दिया होगा, मुंबई दिया होगा, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो मेट्रो सिटी है ही है फिर। हाँ हाँ, वो मैंने आपका वीडियो देखा था ना, तो उसमें समझ में आ गया। ओके अ, जी। अच्छा सर, और एक डाउट है, हाँ जैसे कि जी। रेसिडेंशियल स्टेटस में अगर मेरा सैलरी, मतलब मेरा नहीं किसी और का, सैलरी 15 लाख से कम है, तो 15 लाख से कम है तो उसमें दो कंडीशन चेक करेंगे ना, ओल्ड लॉ वाला, 182 डेज प्लस 60 प्लस 365 डेज, और पास्ट 4 इयर्स में मतलब जो 365 डेज है वो दो कंडीशन चेक करेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, किस केस में, किस केस में? अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस वो के लिए न्यू अमेंडमेंट वाला जो आपने बताया था ना, अमेंडमेंट वाला, तो उसमें आप बोले थे कि ओल्ड कंडीशन चेक करते हैं जब 15 लाख से कम है, ओल्ड तो कंडीशन का 180। मतलब, ओल्ड कंडीशन का मतलब ओनली कंडीशन 182 डेज वाली ओ, मतलब 60 प्लस 365 डेज बोला ना। चेक नहीं करेंगे? वो तो पहले भी चेक नहीं करते थे। अच्छा, अगर सर लॉन्ग क्वेश्चंस पूछना पड़ा तो आपका वो व्हाट्सएप नंबर जो आपने दिया है वो एक्टिव रहेगा ना? नंबर तो एक्टिव रहता है उसके अंदर, एक्चुअली ना देखो, मैं आपको सच्चाई बता दूं, झूठ क्या बोलना आपके सामने, उसके अंदर 11,000 से ऊपर अनरीड मैसेज हैं अभी। ठीक है। हाँ अब अगर आपने अभी मैसेज किया होगा ना, वो आपका मैसेज बहुत नीचे चला गया होगा अभी तक तो। ठीक है, तो हाँ, मैं, हो सकता है। हाँ तो मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, मैं सुबह वही हम 6, सोचे कि अब आपका बिजी शेड्यूल नहीं रहता नहीं, होगा तो हम क्या शेड्यूल करें, बिजी फिर हम दोबारा पूछे बात नहीं। बात बिजी शेड्यूल की नहीं है। बात यह है कि वो नंबर अब यूट्यूब पे बढ़ चुका है। ठीक है, अब वो अच्छा। सारे बच्चे उस पर मैसेज करते रहते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह 6 से लेके 7:30 बजे तक नॉर्मली डाउट्स के रिप्लाई करता हूँ। जिनके जिनके मैसेज ऊपर मतलब मुझे दिखते रहते हैं, मैं सबके रिप्लाई कर देता हूँ। बट अब ऐसा तो है नहीं कि मैं जितने, क्योंकि ना मेरी सुबह 8 बजे से लेके रात को 7 बजे तक रिकॉर्डिंग होती है, पूरा दिन क्लासेस चलती है। ठीक है, या तो मैं शाम को 7 बजे के बाद फ्री होता हूँ, या सुबह 6 से लेके 8 बजे तक फ्री होता हूँ नॉर्मली। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर देना, ऐसा नहीं है कि कभी भी रिप्लाई नहीं आएगा। आपका मैसेज अगर दिखेगा तो रिप्लाई जरूर आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ठीक है। अब मैं व्हाट्सएप अच्छा पे सर। रिप्लाई नहीं कर पाता, तभी मैं डाउट सेशन लेता हूँ, कि ताकि अगर व्हाट्सएप पे रिप्लाई जिसको ना मिले, कम से कम यहाँ पे डाउट्स ले लें आपने। अच्छा, लीव एनकैशमेंट में सैलरी में जो डेटा रहता है रिटायरमेंट होने के बाद, मतलब रिटायरमेंट वाला उसको कंसीडर करेंगे जिस दिन वो रिटायर किया है उस दिन वाले को कंसीडर करेंगे, या फिर उसके रिटायर डे के बाद कंसीडर करेंगे? जैसे ग्रेचुइटी में, जैसे एग्जांपल दिसंबर में रिटायर किया तो ग्रेचुइटी में प्रीवियस ईयर का मंथ कंसीडर करते हैं, नवंबर से यहाँ पे लेके लास्ट मंथ। इमीडिएटली जो जिस दिन रिटायर किया उससे एक दिन पहले से, अच्छा, जो जिस दिन रिटायर किया उसे भी इंक्लूड कर देंगे? उससे एक दिन पहले से। उससे एक दिन पहले मतलब जैसे 13 को रिटायर किया 12 को? अगर आपने 13 को रिटायरमेंट ली है, तो लास्ट हाँ डेट जो होगी वो 12 से काउंट हो जाएगी आपकी। हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, जैसे कि 13 दिसंबर को रिटायर किया तो 12 दिसंबर को कंसिडर करेंगे। जी जी। अच्छा, और लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए जो कुछ डाउट रहेगा वो तो ऐसे हो नहीं पाएगा, मतलब जो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड जो डाउट रहेगा वो व्हाट्सएप कर देंगे, वो एक बार आप तो मुझे उसमें व्हाट्सएप कर देना। सुबह सुबह अगर आप फिलहाल तो सुबह सुबह हाँ जागे होते हो, राइट नाउ। कितने बजे जागते हो सुबह? सुबह हाँ, मैं तो रात तक पढ़ती रहती हूँ, रात तक, कितनी रात तक? मतलब 3 से 4।
अच्छा 3 से 4 बस उस टाइम सोते हो मुझे मैसेज कर देना, सबसे पहले आपका मैसेज दिख जाएगा मुझे। अच्छा ठीक है सर, अभी तो कोई डाउट नहीं है। अभी तो मैंने आपका जो वीडियो देखा था ना, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और ये थर्ड सैलरी, जी तो बस 3 ही चैप्टर तो किया, तो फर्स्ट में तो कोई डाउट नहीं रहा। फिर उससे रिलेटेड मैंने एमसीक्यू सॉल्व किया, तो मेरा पूरा एमसीक्यू राइट हुआ था। तो क्या फिर बात रेसिडेंशियल स्टेटस में थोड़ा सा डाउट था, वो यही डाउट, वो 182 वाला। और ये लीव एनकैशमेंट वाला जो मैंने आपका वीडियो देखा था ना, उसमें आप मतलब ये करवाए थे, तो वो वाला जो डाउट था वो मेरा क्लियर हो गया। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम जी, गॉड ब्लेस यू। हिमांशु, उसके बाद जी 1 मिनट रुको। मोनिका अग्रवाल कह रही है सर आप सब हेड की रिवीजन करवाने वाले हैं ना? हाँ बिल्कुल, पांचों हेड की रिवीजन करेंगे जी, टेंशन मत लो। दिसंबर 2020 का पेपर कब सोल्व करवाओगे? यूट्यूब पे ही करवाएंगे जी। दिसंबर 2020 का पेपर भी हम यूट्यूब पे सोल्व करेंगे बहुत जल्दी। उसके हेलो बाद सर, हाँ जी गुड हर्षिता, आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू सर? मैं बहुत अच्छा हूँ जी, आप सुनाओ। हम भी अच्छे हैं। तो चलो, आपको हमेशा याद करते हैं। अच्छा आप हमेशा याद करते हो, तो तभी मैं कहूँ मेरे को इतनी हिचकी क्यों आती रहती है? नहीं ध्यान। सर, पापा वो चैनल देखते हैं ना सीएनबीसी का, तो उसमें एक आते हैं अंकल प्रकाश बाबा करके, अच्छा तो ओम मम्मा क्या हमेशा आपको याद करती है। कौन आते हैं उसमें सीएनबीसी आवाज में? प्रकाश गाबा ऐसा प्रकाश नाम है गावा। किसी का। हाँ। ओके, तो उनको देख के मेरी याद आती है, मम्मा, मतलब वैसे नहीं आती, हद हो गई बिल्कुल ही। अरे सरनेम सेम है ना आपकी और उनकी। ओके जी, ओके ओके, ठीक है जी, थैंक यू। कोई डाउट तो नहीं है हर्षिता? अभी डाउट तो अभी नहीं, बाद में आप पूछूंगी। सर वो ओके। आप पेपर सॉल्व कब करवाओगे? पेपर 16 मैं, हाँ पहले सोच, मतलब ये हमारे हेड हो जाएं थोड़े से, ठीक है, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि 5 हेड अगर रिवीजन हो जाएंगे ना, उसके बाद मैं पेपर सोल्व करवा दूंगा, इनकम टैक्स और जीएसटी का दोनों। और आप चांसेस मान के चलो 90% चांस है जून में एग्जाम सेम टाइम पे तो नहीं होने वाले। ठीक है, एक्सटेंशन होगा ही होगा, वो कंफर्म है। और जो हालात है, ऐसा तो है नहीं कि पता नहीं मतलब अगर भगवान श्री कृष्ण अगर धरती पे आ जाए वो तो बात अलग है। बट अगर ऐसा तो नहीं होगा ना कि आज 3.5 लाख केस कल जीरो हो जाएंगे, वो तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, 3.5 लाख से 3 लाख होंगे, 3 लाख से 2.5 लाख होंगे, 2.5 लाख से 2 लाख होंगे, उसको आते 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 भी टाइम लगेगा। और जब 1 मई से वैक्सीनेशन सबके लिए ओपन भी हो जाएगी ना, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में सबको लग जाएगी। ठीक है, और फिर फर्स्ट डोज लगेगी, फिर सेकंड डोज लगेगी, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपके जून में सही टाइम पे एग्जाम होंगे। तो बाकी बट मैं ये नहीं कह रहा तैयारी रोक दो, अपनी तैयारी फुल करके चलो, क्योंकि देखो जितने लेट एग्जाम होते हैं ना उसमें नुकसान आपका ही होता है। नुकसान आपका क्यों होता है? क्योंकि पेपर का लेवल टफ थोड़ा हो जाएगा। ठीक है, और जिन बच्चों ने एग्जाम नहीं भी देने होंगे जून में वो भी तैयार हो जाएंगे। और जब कंपटीशन बढ़ता है तो ऑब्वियस ही बात है, फिर वो रिजल्ट मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है ना, तो आपने अपनी तैयारी पूरी चालू रखनी है। सर एंड ना दिसंबर 2020 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं थे। दिसंबर 2020 में एग्जाम में हाँ, क्यों नेगेटिव मार्किंग क्यों नहीं था? बिल्कुल था। क्योंकि मैंने अटेम्प्ट दिया था इस बार, आपकी वजह से ही मेरे 54 आए हैं। एंड मैंने पेपर चेक किया घर पे आके, तो 54 ही थे। तो नेगेटिव मार्किंग के साथ होंगे ना 54? क्या सर? नेगेटिव मार्किंग के साथ होंगे ना 54? नो सर, जो करेक्ट थे आंसर वही थे, 54 ही थे। ऐसा नहीं हो सकता, नेगेटिव मार्किंग होगी, वो आपको लगा होगा नेगेटिव मार्किंग तो है, मे भी शायद इंस्टीट्यूट ने आपका पेपर शायद अलग चेक किया होगा, मुझे नहीं पता, बट नेगेटिव नो मार्किंग है। सर, मैंने ऊपर दोनों ऊपर ग्रुप दिए पेपर थे के ऊपर और लिख के तो नहीं आए थे? पेपर के ऊपर वो राम या ओम का वो साइन कुछ बनाया तो नहीं था? नो सर। अच्छा फिर ठीक है, नहीं बट नेगेटिव मार्किंग होती है। नो सर, मैंने दोनों ग्रुप दिए थे, तो उसमें से अच्छा मेरा एक ग्रुप हो गया और एक ग्रुप बाकी है। और मैंने अच्छा तीनों एमसीक्यू के पेपर चेक किए थे, तीनों में अच्छा, नहीं थे नेगेटिव मार्क्स। तीनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी? नो सर। अच्छा फिर मैं देख लो, 3-4 बच्चे कह रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं अभी आपकी, मत बोलो ऐसे। चलो, सर अब नहीं थे, इतने मेरे सेम मार्क्स मिले। और मेरे बच्चे नालायक होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी। आप ये मत कहो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, होगी, आपको नहीं दिखी होगी। हेलो सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मनीषा। मतलब नहीं सर, मैं ना आप जो है ना परक्यूजिट वाला जो सम मतलब जो क्लास है ना, उसको थोड़ा इलेबोरेट करके बताइएगा। किसको? परक्यूजिट्स वाला, वो परक्यूज सेक्शन 17। मैंने तो अभी रिवाइज करवाई नहीं है वो क्लास।
और नहीं, हाँ पता है, लेकिन जब आप रिवाइज करवाइएगा तो उसको थोड़ा सा मतलब उसमें सम्स थोड़ा दीजिएगा, मतलब परक्यूजिट्स में थोड़ा डाउट्स है। ओके जी। और हाँ कोई सेवा जी? नहीं सर, थैंक यू सर। ओके जी। चलो ये 1 मिनट रुको, अब 1 मिनट साउंड बंद करो जी। सचिन कुछ कहना चाहते हो आप? हाँ जी सर। जी गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून कहाँ से? नालायक गुड इवनिंग हो रही है, क्या हुआ? कहाँ रहते हो? सॉरी सर, गुड इवनिंग। हाँ सर गुड दिल्ली इवनिंग। में ही है अच्छा हाँ जी जी। सर। रिसेंटली सर मेरा भी सर दिसंबर 2020 में सर सीएमए इंटर का सर बोथ ग्रुप क्लियर हो गया। सीएमए का? ये सर सीएमए। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया। सर काफी टाइम से सर मैं आपको 2 साल 2.5 साल हो गया सर आपको फॉलो करते हुए। पिछली बार सर आपने जीएसटी के सर लेक्चर भी डाला था ना, तो हाँ सर वो 17 घंटे का अप्रोक्स था, तो सर 14 घंटे तो सर मैंने बैठ के देखा है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो तीन बोथ ग्रुप। घंटे तो सर हो नहीं पाया था सर। हाँ जी सर। जी 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 बोलो। सर 3 घंटे सर वो मेरा डाटा खत्म हो गया था, इसलिए पूरा हो नहीं पाया था। अच्छा तो अब मतलब कोशिश तो पूरी थी। अब बोथ ग्रुप निकल चुके हैं, अब सीएमए फाइनल में आ चुके हो। यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया। सीएस भी कर रहे हो साथ अब में? तो सर नो सर, सीएस नहीं भी तो सीएमए ही चल रहा है, आगे की सर देखते हैं प्लानिंग। बट सर चलो मैं आपको फॉलो करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर, आपका भी सर। थैंक यू सचिन, थैंक यू यार, थैंक यू। जी यश, यश हेलो कुछ? सर। सर एक सेकंड, बस एक सेकंड रुक जाओ। यश जी, यश अपना माइक ऑन करो। आपका माइक बंद है यश, आगे से। हेलो यश, आपका माइक बंद है। रिया चलो इतने आप बोलो। हेलो सर। जी रिया। सर एक्चुअली मैंने जहाँ से टैक्स क्लासेस लिए थे ना, उन सर ने ज्यादा अच्छे से पढ़ाया नहीं टैक्स। तो लाइक ये ऐसा तो नया सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है, नहीं सब सर, सबने एक्चुअली ये बढ़िया तो पढ़ा है। नए जी सर ये तो नया सब्जेक्ट है, तो हम लोग को तो मतलब लाइक मेरे को तो पता नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है। तो जब एमसीक्यू स्टार्ट की तो लाइक एकदम मैं रिलेट ही नहीं कर पा रही थी। हम्म। तो फिर मैंने मतलब दोस्त से बात किया, तो उन्होंने आपका चैनल रिकमेंड किया कि सर का देख लो, हो जाएगा क्लियर। तो फिर आपका देखना स्टार्ट किया। सर रियली आप इतना अच्छे से पढ़ाते, लाइक जीएसटी का वो 18 आवर्स का लेक्चर, मतलब इतना इतना इफेक्टिव था वो, लाइक लिटरली उसके बाद एमसीक्यूज कर रही थी तो हो जा रहा था। थैंक यू सो एंड मच अभी जी। इनकम टैक्स का आपका रिवीजन मैं कर रही हूँ सर। हाँ जी जी, कोई डाउट है उसमें? तो सर एक्चुअली मैं डाउट तो नहीं, लेकिन मैंने ज्यादा एमसीक्यूज किए नहीं, लाइक मैं आपका रिवीजन के साथ चल रही हूँ। और एक्चुअली मेरे घर में लाइक सब कोविड पॉजिटिव है, सो अभी ओहो, उतना हो नहीं पा रहा है सर। कोई बात नहीं, कोई तो बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो पहले अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अपना भी रखो। और मैं हाँ सबको ना सर। एक बात बोल दूं, अगर किसी के घर में, फैमिली में, रिलेटिव में, या खुद भी अगर कोई, क्योंकि ना मैं मतलब मैं डेली ग्रुप में देख रहा हूँ, इवन स्टूडेंट्स भी काफी सारे कोविड पॉजिटिव हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं पता, हाँ मैंने सर। मतलब आप में से कोई भी ना हो, ठीक है, बट अगर कोई भी है तो घबराने की बात नहीं है। पहली बात तो ये देखो ना, हाँ जिनकी सर। प्रॉब्लम क्रिटिकल हो रही है उसका रीजन देखो, पहली बात तो क्या है, कोई ना कोई अगर प्रॉब्लम इंटरनल पहले से है फिर तो कुछ कह नहीं सकते। बट अगर नेगेटिव थॉट्स आप दिमाग में लेके आओगे ना, तो ऑब्वियस सी बात है आपका हाँ शरीर थोड़ा डाउन हो जाएगा। हाँ ठीक सर, है। वही मैं भी पॉजिटिव ही, और घर में सब पॉजिटिव ही है। हाँ तो तो आप मतलब वही मैं कहूंगा, आपको भी कहूंगा, आपकी फैमिली को भी कहूंगा कि मतलब टेंशन मत लेना। ठीक है, हाँ हिम्मत रखना सर। अपने अंदर। और ये जब बहुत जल्दी, देखो 4-5 दिन स्टार्टिंग में थोड़े इश्यूज आते हैं, बट नेगेटिव यस पहली सर। बात तो न्यूज देखनी बंद कर दो, कम कर दो बिल्कुल ही। हाँ सर, वही इंस्टाग्राम इसलिए डिलीट कर दिया, उसमें इतना बिल्कुल नेगेटिव बिल्कुल। न्यूज था ना। वो न्यूज में ना हाहाकार मची हुई है, त्राही त्राही, बस न्यूज वही। न्यूज ऐसी दिखाएंगे, त्राही त्राही हो चुकी है, त्राही त्राही हो चुकी है, बच्चा सही भाई साहब बात घबरा है। रहता है। ठीक है। अब वही। होता क्या, देखो अगर मान लो मुझे प्रॉब्लम हुई, सामने न्यूज चल रही है, तो मैं ना देख के वैसे ही घबरा जाऊंगा। वही जो डिमोटिवेशन हो हाँ तो जाता जो है। जो ऑक्सीजन लेवल होगा 95, वो हो जाएगा 95, 90 हो जाएगा हम्म। बिना बात के। सही बात है सर। तो बेटर ये है कि अगर आप हो तो अपना ध्यान रखो, अपनी डाइट्स का ध्यान रखो, हाँ और सर। खाना पीना अच्छा रखो, लिक्विड ज्यादा पियो, बहुत जल्दी सही हो जाओगे। सर तो वही पूछ रही थी, लाइक अभी उतना कुछ मोटिवेशन तो मिल नहीं रहा है पढ़ने का, तो लाइक एमसीक्यूज वगैरह कहाँ से करे तो ठीक रहेगा सर, क्योंकि आप जो एमसीक्यूज देते हैं वो कर लेती हूँ। एमसीक्यूज आज हमारा संडे हो चुका है,
हाँ ट्यूसडे को मेरी सर। पूरी कोशिश है, 533 पेजेस का एक स्कैनर है हाँ मेरा। सर, उसी का वेट कर रही हूँ। बस 2-3 दिन और रुक जाओ, पूरा का पूरा स्कैनर मैं डाल दूंगा। ठीक है, उसके अंदर आप हाँ सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, विद आंसर विदाउट आंसर दोनों हैं। ठीक है, हाँ वो अगर आप सर। 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, और जो मैं रिवीजन हाँ क्लास सर। में आपको एमसीक्यूज हाँ कराऊंगा, अगर सर। वो अच्छे से कर लोगे ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं हाँ आएगी, बढ़िया हो जाएगा बहुत। ठीक है सर। सर आप पूरा टैक्स चेंज कर दिए सर, लिटरली मतलब इतना लास्ट डे, मतलब कुछ दिन पहले आपका चैनल मिला मेरे को एंड इतना इतना इफेक्टिव हो गया ना सर। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू सो थैंक यू जी, मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। जी यश, आपकी आवाज अब आएगी मेरे पास। यश सतीजा, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही। सर हाँ जी हिमांशु। सर मैं महाराष्ट्र से हूँ सर। महाराष्ट्र से हो? हाँ जी। सर सर आपका टैक्स बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने 2 दिन पहले आपका जीएसटी का रिवीजन कंप्लीट किया, मैराथन जो आपने अपलोड किया है 17 आवर्स का। हाँ जी, हाँ जी। रियली सर मैं मजाक नहीं करता, आपके जैसे जीएसटी कोई नहीं पढ़ा सकता। अच्छा, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। ये आपका प्यार है, ऐसा कुछ नहीं है यार, ये आपका प्यार है। नहीं सर, सर जीएसटी लिया लिया यार, मैं बहुत जबरदस्त जीएसटी पढ़ा। मैंने दोस्त को भी शेयर किया, मेरे दोस्त जो थे ठीक, उन लोगों को भी मैंने शेयर किया आपके वीडियो। लेकिन सर बहुत ही यार, वो बहुत जबरदस्त हेल्प, बहुत आपने हार्डवर्क किया है वीडियो में। थैंक यू सो मच। देखो हार्डवर्क मैंने और किया है, उसके बाद अगर आप हार्डवर्क करोगे तो रिजल्ट 100% आएगा पक्का। हाँ सर, सर आपका जीएसटी का हैंड रिटन बुक मेरे पास है। हम्म। सर उसमें से पढ़ा तो चलेगा क्या? चलेगा, उसके बाद बस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लेना, जो मैं 2-3 दिन के अंदर स्कैनर निकालूंगा। उसमें हाँ अप्रोक्सीमेट जीएसटी के 1000 एमसीक्यूज होंगे, तो वो 1000 अच्छा एमसीक्यूज अगर 2-3 बार कर लोगे तो प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। सर, ये कुछ एक डाउट था आपसे। जी बोलिए। सर आपने दिसंबर में जीएसटी की अमेंडमेंट बैच अपलोड किया था ना? जी अमेंडमेंट क्लास अपलोड किया था। हाँ सर, उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट में इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है उसमें आपने 10% से आपने एग्जांपल लिया था, बट इसमें मेरे पास में सामने नोट्स है, उसमें 10% पे भी कट किया है आपने और 20% पे भी कट किया है। उसमें 5% रिलेवेंट नोटिफाई किया हुआ है, तो कौन सा कंसिडर करना? मैंने 5% के ब्रैकेट में देखो लिखी होगी एक लाइन कि जब तक आईसीएसआई उसको नहीं मानेगा तब तक हम 5% नहीं लेंगे। ठीक है, तो आईसीएसआई अच्छा का तो ना, सर, सुनो सुनो, आईसीएसआई का सप्लीमेंट आ चुका है, उन्होंने 5% कहीं कंसिडर नहीं किया, तो हमें 10% ही लेके चलना है। अच्छा सर, मेरे को एक और पूछना था आपसे। जी। सर मैं रोज हमारे घर के सामने मंदिर भी है, मैं आपके लिए रोज दुआ करता हूँ सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू। सर सही में बहुत प्यार है आपसे। बस आप अगर दुआ करते रहोगे तो भगवान, मेरे लिए दुआ मत करो, सबके लिए करो, मैं तो कहूंगा सब तंदुरुस्त रहें यार। थैंक यू सो नहीं मच। सर, आप ठीक तो हो ना यहाँ? क्योंकि महाराष्ट्र में लॉकडाउन चालू है सर। अच्छा, यहाँ दिल्ली में भी चल रहा है? हाँ, महाराष्ट्र में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चालू है। हमारे फैमिली में बहुत से मेंबर पॉजिटिव है, फिर मैं बचाऊं। कोई बात नहीं, कोई नहीं, सब वो भी सही हो जाएंगे और सब सही रहेंगे। ठीक है, हाँ सर, आपका ध्यान रखना सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। सर आपके लिए, हाँ आपके लिए रोज प्रेयर भी करता हूँ मैं। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू यार, थैंक यू, लव यू। थैंक यू सर, लव यू सर। सर सर हाँ मैं सर फिर मेरा लास्ट एक में छोटा दोबारा सा बोल रहा हूँ, डाउट मैं है। स्ट्रेट हूँ, ध्यान रखना। हाँ सर, मैंने, सुनो, एक पूछना था सर, एक ही डाउट पूछना था। जी, सर आपका डायरेक्ट टैक्स का हैंड रिटन बुक कब पब्लिश होगा? डायरेक्ट टैक्स का हैंड रिटन बुक पब्लिश कब होगा? आप सिर्फ 1 हफ्ता रुक जाओ। ठीक है, क्या पता वो हाँ आपको सर, वैसे, क्या पता वो आपको वैसे ही मिल जाए। ठीक है सर, जल्दी सर, जल्दी पब्लिश करना सर। ठीक है, ओके जी। थैंक यू सर। सर मुझे एक डाउट है। हाँ कांशा जी बोलो। सर मेरा भी एक डाउट है। हाँ अभी सर अभी अभी आ रहा हूँ, बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, 2 मिनट आ रहा हूँ। जी। सर जो आपने सरचार्ज के क्वेश्चंस करवाए थे जी। नए वाला, उसमें एक चीज डाउट था। जो एलटीसीजी, अगर मतलब एलटीसीजी 112 है और एसटीसीजी 111 है, अगर मतलब दोनों का अमाउंट कम हो जाता है, मतलब एक मिनट, कम कैसे मतलब? हेलो। 2 करोड़ से कम हो जाता है दोनों का, एक का 2 करोड़ से कम है और एक का 2 करोड़ से ज्यादा है, तब भी हम 15% देंगे? हाँ हाँ हाँ, 15% से ऊपर तो लगेगा ही नहीं। मतलब दोनों का कंबाइन करके देखना है ना, या अलग अलग नहीं नहीं देखना नहीं है? नहीं नहीं, नहीं। मैंने आपको एक डायग्राम बनवाया था क्लास में,
आपको मैंने कहा था कि अगर आपकी टोटल इनकम है, स्पेशल इनकम इंक्लूड है, ठीक है, और वो टोटल कंबाइन करके 2 करोड़ से ऊपर चली जाती है, ठीक है, तो आपको ना फिर ये चेक करना है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में तो लगेगा 15, चाहे वो कितने भी क्यों ना हो। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मान लो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 के 70 लाख हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 के 70 लाख हैं, ठीक है, और अदर इनकम जो है वो भी 70 लाख है। अब सोच के बोला तीनों 70 70 70 है, टोटल कितने बन गए? 2 करोड़ 10 लाख बन गए। अब वैसे 2 करोड़ से ऊपर जाते कितना लगता है? 25। बट गवर्नमेंट कहते हैं इस केस में 25 लगेगा ही नहीं, लॉन्ग टर्म पे भी 15 लगेगा, शॉर्ट टर्म पे 15 लगेगा, और जो अदर इनकम है उस पर 15 लगेगा। ठीक है, तो आपको ना पहले आप उस डायग्राम के ऊपर जाओ जो डायग्राम मैंने क्लास के अंदर बनवाया था रिवीजन क्लास में, वो डायग्राम सबसे बेस्ट है। अगर उस डायग्राम में अपना क्वेश्चन डाल दोगे ना, आंसर अपने आप आपके सामने आ जाएगा। सर मतलब टोटल करके देखना है ना, मैं बस इतने से कंफ्यूज हो गई थी, मैं अलग अलग करके देखने लगी। नहीं नहीं नहीं, टोटल करके देखना है। सर मुझे एक डाउट है सर। जी निधि बोलो। सर बस मुझे इतना पूछना है क्योंकि इस बार लास्ट अटेम्प्ट है ओल्ड सिलेबस का और मैं ओल्ड सिलेबस में ही दे रही हूँ। सर बस इतना सा रिक्वेस्ट था आपसे कि जो टैक्स का प्रिविजन करा रहे हो तो उसमें आप ओल्ड सिलेबस की टॉपिक्स भी इंक्लूड करोगे क्या? ओल्ड सिलेबस के मतलब DTAA और ट्रांसफर प्राइसिंग? यस सर, यस सर। हाँ वो इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है सर। सर और एक और चीज पूछनी थी सर, आपको क्या लगता है सर जून में एग्जाम्स नहीं हो, मतलब दिसंबर तक चले जाएंगे नहीं क्या नहीं इस नहीं 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 नहीं, दिसंबर तक नहीं जाएंगे, मैक्सिमम जुलाई में जाएंगे, जुलाई में एग्जाम होंगे। देखो गवर्नमेंट सिर्फ वेट करेगी जब 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 डबल डोज लग गई ना, मतलब जब डबल डोज ऑलमोस्ट लोगों को लग चुकी है, उसके बाद एग्जाम हो जाएंगे फिर। सर लेकिन इतनी इतनी सारी आबादी है सर, डबल डोज सबको लगना मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है, प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है। ठीक है, अब मेन देखो मैं ये नहीं कह सकता कि दिसंबर तक तो बहुत दूर की बात है। मैंने कहा ना अगर 50% 60% लोगों को भी डबल डोज लग चुकी है तो एग्जाम हो जाएंगे आपके। ओके सर, क्योंकि सीएमए का तो आगे फॉरवर्ड हो गया है लेकिन अभी सीएमए का जुलाई एंड में होगा मेरे ख्याल से ना। हाँ ये सब 26 जुलाई। हाँ तो बस वही आपका सीएस का भी ऑलमोस्ट वहीं चला जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं जाएगा। और अभी ना सीएस देखो, सीएस इंस्टीट्यूट को वैसे अब तक निकाल देना चाहिए, एक कम से कम 1 महीना पहले निकल जाना चाहिए, बट उन्होंने अभी तक निकाला नहीं है। उम्मीद है बहुत जल्दी वो निकाल देंगे, बट मुझे तो ये बिल्कुल नहीं लगता कि जिस टाइम एग्जाम है उस टाइम तो होंगे नहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होंगे। और सीए वालों ने भी कुछ अपडेट नहीं दिया है तो फिर अभी कुछ समझ नहीं हाँ तो बस वो सीएस वाले सीए की वेट कर रहे हैं जी और सीए वाले सीएस की वेट कर रहे हैं। सीएमए वाले कह रहे हैं हम किसी की वेट नहीं कर रहे, हमने पहले ही काम कर दिया। ओके सर। सर बस यही था रिक्वेस्ट कि आप लोग ओल्ड सिलेबस के हिसाब से भी, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट है ना इस बार। नहीं नहीं तो प्लीज एग्जाम दिसंबर तक तो जाएंगे नहीं, ये भूल जाओ, जुलाई में ऑलमोस्ट एग्जाम हो जाएंगे आपके, जुलाई एंड में। जी जी ओके सर, थैंक यू। ओके निधि जी। प्रिया एक सेकंड, मनीषा आ रहा हूँ। प्रिया जी, प्रिया जी। हेलो जी जी बोलो। सर, आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, सर मेरा डाउट बोलो। इनकम टैक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है सर, वहाँ से मेरा डाउट है सर, जो कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट वाला कॉन्सेप्ट है, वहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है सर, नेचर ऑफ रिसीट्स आल्सो डिपेंड अपॉन द रेफरेंस टू द रेसिपिएंट। सर ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या कह रहे हो? पीछे से ना आपकी बहुत आवाज आ रही है, क्या कह रहे हो? रेफरेंस टू द रेसिपिएंट सर। हाँ 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 बोलो। हाँ सर ये वाली लाइन समझ में नहीं आती सर, इसका आगे का पढ़ूं? हाँ बोलो। सर इसमें लिखा हुआ है वेदर अ पर्टिकुलर रिसीट इज कैपिटल और रेवेन्यू नेचर मस्ट बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू द रेसिपिएंट हु इज sought टू बी टैक्स्ड एज द एफएसी। वो तो ये बात कहना चाह रहे हैं ना कि जो मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि कैपिटल रिसीट है, रेवेन्यू रिसीप्ट है, वो डिपेंड करती है मोस्टली रिसीवर के हाथ में। जैसे याद करो आपने गिफ्ट की टैक्सेशन की होगी, ठीक है, अब गिफ्ट की टैक्सेशन के अंदर अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो तो आपने ये करा होगा कि रिसीवर के हाथ में गिफ्ट का लो तब लगता है अगर रिसीवर के हाथ में वो प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट होती है। ठीक है, मतलब अगर वो कैपिटल एसेट होगी तो गिफ्ट का लो लगेगा, नहीं तो गिफ्ट का लो नहीं लगेगा। ठीक है, अब सोच के बोला अगर मान लो किसी ने मुझे गिफ्ट दिया, मेरे हाथ में प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड है, तो क्या उस केस में गिफ्ट का लो लगेगा? नहीं लगेगा। बट अगर वही मेरे हाथ में कैपिटल एसेट होती तो गिफ्ट का लो लग जाता, और अगर गिफ्ट का लो लग जाता आपको सबको पता होगा कि वो एग्जाम्पशन में चला जाता। ठीक है ना, क्योंकि 50,000 तक का गिफ्ट एग्जाम्प्ट होता है ना, और अगर रिलेटिव से मिलेगा या शादी पर मिलेगा तो सारा एग्जाम्प्ट होता है।
ठीक है, तो गवर्नमेंट कह रही है कि वो रिसीवर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो वो प्रॉपर्टी एसेट रिसीव कर रहा है वो किस तरह से क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो आपको हमेशा रिसीवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि जो वो मतलब इनकम आ रही है वो रिवेन्यू में कवर होगी या कैपिटल में कवर होगी। ओके सर, एक और क्वेश्चन था। जी सर एक और क्वेश्चन था, एक है PQR कंपनी लिमिटेड इंस्टेड ऑफ रिसीविंग रॉयल्टी ईयर बाय ईयर रिसीव इन इट एडवांस इन लंप सम। सर ये रेवेन्यू बनेगा या कैपिटल सर? एक बार दोबारा बोलना, क्वेश्चन क्या है? सर PQR कंपनी लिमिटेड इंस्टेड ऑफ रिसीविंग रॉयल्टी ईयर बाय ईयर रिसीव इट इन लंप सम। तो ये रिवेन्यू खर्चा ही होगा उसमें। रेवेन्यू बनेगा सर? जी ओके सर। और सर सेल्स टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द बायर ऑफ गुड्स। ये भी रेवेन्यू है गुड्स के लिए अगर लेगा तो। ओके हेलो सर। हेलो ओके हेलो सर। हेलो। एक मिनट रुको विभूति जी। जी आप बोलो। हेलो। हेलो। हेलो जी कोठारी। हेलो। हाँ हेलो सर। हेलो। मनीषा भी मैं आपके पास आऊंगा जी। जी हेलो। हेलो सर। हेलो। जी जी बोलो। सर वो इनकम टैक्स में पीछे वाले जो चैप्टर्स है सर, TDS TCS फिर AMT, सर वो सब इम्पोर्टेंट है अभी MCQs में? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, उसमें से काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो सर अपनी हैंड रिटन बुक में वो भी अवेलेबल होंगे सर? हैंड रिटन बुक में वो भी होंगे, उसकी समृद्धि होगी। तो सर वो कब तक अवेलेबल होंगे हैंड रिटन बुक? एक हफ्ते के अंदर। ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके जी। अब रुको, एक मिनट रुको, मैं वन बाय वन अब मैं नाम ले रहा हूँ। अब एक मिनट बीच में कोई, मैं सबसे पहले अमीशा रॉय जी। हेलो जी हेलो सर, मेरे को ये जानना था कि एग्जेम्प्टेड इनकम जो है उसमें से LTCG का 112A जो इनकम है वो एग्जेम्प्ट होता है क्या? पहले थोड़ा माइक दूर करो थोड़ा सा। हाँ आप कह रहे हो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्या कह रहे हो, कितना 1 लाख एग्जाम्प्ट होता है? 1 लाख नहीं सर, LTCG जो तो 112A कैपिटल है वो एग्जेम्प्टेड इनकम से एग्जेम्प्ट मतलब हट जाता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारा एग्जाम्प्ट कहाँ होता है? लॉन्ग टर्म कैपिटल तो गेन क्लास में आपने बोला था इसलिए मैंने पूछा। मैंने कब क्लास में, ऐसा मैं हो ही नहीं सकता कि वो मैंने तब बोला था जब सेक्शन 1038 की बात थी। 112A से पहले एक सेक्शन 1038 था, उसमें था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सारा एग्जाम्प्ट होता है, बट वो तो सेक्शन अब खत्म हो गया ना। अब तो 112A आ गया। 1 लाख एग्जाम्प्ट है, 1 लाख से ऊपर वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा 10% से। अच्छा सर, एक और डाउट था कि सर ग्लोबल इनकम क्या होता है? मेरे को उसमें कंफ्यूजन आ रहा था। कौन सी इनकम? ग्लोबल इनकम सर। ग्लोबल इनकम मीन सारी इनकम, मतलब अराइज इन इंडिया, रिसीव्ड इन इंडिया, अराइज आउटसाइड इंडिया, रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया। मतलब ग्लोबल मीन्स कि आपने इनकम कहीं पर भी कमाई हो, पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कमाई हो। ओके सर। तो वो ROR के हाथ में। पास्ट अनटैक्स जी सर, बोलो। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट वाला तो प्रोविजन एक्सप्लेन कर दोगे? पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट तो किसी के हाथ में भी टैक्सेबल नहीं होते, चाहे वो ROR हो, चाहे वो RNOR हो, चाहे वो NR हो, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट इट मींस जो प्रॉफिट पहले टैक्सेबल नहीं हुए थे वो टैक्सेबल होंगे, बट वो उस साल के रेट से होंगे, वो करंट ईयर की इनकम का पार्ट नहीं बनेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी। सर जी एक सेकंड रुको अभी। यश आपका माइक गुड इवनिंग सर। जी सर am I audible? हाँ हाँ बिल्कुल बोलो। सर मैं CA का स्टूडेंट हूँ और मेरा ना उसमें जो हमारी MTP आई है इस बारी जी सर, उसमें एक डाउट था कि उसमें जब ना 28/5/1999 को उसकी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की वैल्यू 28.5 लाख है और 1/4/2001 को 33.5 लाख और उसके बाद जो 32.4 लाख है कब वो स्टैम्प ड्यूटी। हाँ। तो सर इनमें से हम ICOA जब निकालना हो तो फिर किसको कंसीडर करेंगे? SDV लोगे आप? हाँ जी SDV
एसडीवी लेंगे सर? हाँ, पहले एफएमवी लेते थे, बट फाइनेंस एक्ट 2020 में आप एसडीवी भी लेके चलोगे। अगर आपकी एफएमवी एसडीवी से ज्यादा है, ठीक है, तो मैक्सिमम लेंगे एसडीवी। अगर एसडीवी ज्यादा होती फिर कंपैरिजन करते एफएमवी से। सर नहीं, लेकिन इसमें तो वो लिया हुआ है, क्या क्या कहते हैं, 1999 वाली जो वैल्यू है ना, वो ली हुई है वो इसमें। कितनी है? 28.5 लाख। 28.5 विच एवर इज लेस ली हुई है सर इसमें तो यही ली हुई है। नहीं, हायर मैंने लेंगे, तभी। हायर लेंगे। तो फिर सर मतलब ये आंसर इसका गलत मानूं? हाँ, एसडीवी लेनी पड़ेगी आपको। उन्होंने कोई नोट तो नहीं दिया? वो नीचे कोई नोट अगर दिया हो? नहीं नहीं सर, नोट नहीं दिया हुआ, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। हाँ, तो फिर वैल्यू जो लेंगे वो एसडीवी लेंगे फिर। एसडीवी लेंगे। और सर एक और डाउट ये था, एक सेकंड सर मैं बताता हूँ आपको। सर एक ये डाउट था कि लॉस है उसका, क्या कहते हैं, हाउस प्रॉपर्टी का 6 लाख और 5 लाख लॉस है बिजनेस प्रोफेशन का, और इनकम दे रखी है 3 लाख एलटीसीजी, और टोटल इनकम बतानी है। सर इसमें ये आ रहा है आंसर, इसमें बता रखा है कि टोटल इनकम निल है और लॉस जो है 6 लाख रुपए का हाउस प्रॉपर्टी का, वो फॉरवर्ड होगा। 6 लाख का हाउस प्रॉपर्टी का लॉस फॉरवर्ड होगा? हाँ जी, फॉरवर्ड होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। उसने कहीं 115 बीएससी का ऑप्शन तो नहीं लिया हुआ? 115 बीएससी का? हाँ सर नॉट गिवन इन दिस क्वेश्चन, मतलब इसमें बताया हुआ ही नहीं है कि लिया है कि नहीं। तो देखो, अगर 115 बीएससी का ऑप्शन लिया है, फिर तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही खत्म करते हैं। हाँ जी ठीक है, फिर तो सारा का सारा लॉस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सर वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन एक सेकंड सर, एक बात बोलो। तो बिजनेस और प्रोफेशन की हम किसी और से, मतलब किसी और हेड से वो कर सकते हैं 115 बीएससी में? सैलरी को छोड़ के किससे भी कर सकते हो आप। मतलब कैरी फॉरवर्ड में 115 बीएससी में? हाँ, 115 बीएससी में सिर्फ रिस्ट्रिक्शन हाउस प्रॉपर्टी की है, बिजनेस की नहीं है। अच्छा सर, ठीक है सर, बस यही डाउट था। थैंक यू। ओके यश। विभूति? Yes, sir. Good evening, sir. गुड इवनिंग। How are you, sir? बढ़िया जी। सर मेरा एक्चुअली डाउट था सैलरी में, सेक्शन 15 चार्जिंग सेक्शन फ्रॉम सैलरी। सर आपने लास्ट क्लास में ये एक पॉइंट है वो नहीं बताया था, एनी अमाउंट रिसीव्ड बिफोर ज्वाइनिंग एम्प्लॉयमेंट और सेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट विद दैट पर्सन इज ट्रीटेड एज प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी एंड इट इज टैक्सेबल। सर इसका मीन्स बता वो तो दीजिए ये एक बार। पॉइंट ना आपका वैसे आगे जाके आएगा। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी का मतलब ये होता है कि अगर आप, जैसे मान लो आपकी सैलरी है 1 लाख, ठीक है, यस सर। अब डिपार्टमेंट, मान लो एम्प्लॉयर कहता है कि मैं आपको ना 1 लाख पे नहीं करूंगा, ऐसा करूंगा कि आपको मैं सैलरी दूंगा 80,000 पे, 20,000 पे एज ए प्रॉफिट आपको दे दूंगा। मतलब वो टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर कोई ऐसा तरीका यूज होगा ना, तो उसको प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी मान के सैलरी की तरह ही ट्रीट करके आपके हाथ में टैक्सेबल कर देंगे। अच्छा, जो सर टैक्स का जो पेमेंट होगा उसको? हाँ, मतलब जो, नहीं, अगर सैलरी 1 लाख है, आपको सैलरी दिखाई 80,000 पे, 20,000 पे प्रॉफिट की तरह दे दिया, अच्छा सर। तो यस सर। प्रॉफिट की तरह दिया, उसको भी सैलरी की तरह ट्रीट करके सैलरी आपकी 1 लाख ही मानेंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके जी वैभव क्या कहना चाह रहे हो? सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरा डाउट ये है कि अनडिस्क्लोज सोर्सेस ऑफ इनकम में क्या रेट से टैक्स लगता है? 78%। मतलब तो सर 60% रेट है जी, ठीक है। उसके बाद सरचार्ज एप्लीकेबल होगा, उसके बाद सेस एप्लीकेबल होगा। जैसे ये 60% पे 25% सरचार्ज और फिर 4% 4% एचईसी। बिल्कुल। और सर एक चीज और थी, जो इंडिया का जो मीनिंग ऑफ इंडिया, उसमें नॉटिकल माइल्स जो था, एक 12 नॉटिकल माइल्स से 200, सर इसमें क्या काउंट होते हैं वो बता दीजिए। 12 नॉटिकल माइल्स को बोलते हैं TWI, ठीक है, मतलब टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। ये हमारा इंडिया का पार्ट हमेशा माना जाएगा। और जो 200 है दैट इज EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। इसको इंडिया मानते हैं ओनली फॉर ऑयल पर्पस और नेचुरल गैस पर्पस। सर एक चीज और थी, मतलब एग्जेम्प्ट इनकम का एक डाउट था कि सर फॉरेस्ट ट्रीज हैं और वो मतलब खुद से आ गए लैंड पे, मतलब किसी ने कोई ग्रो नहीं करा है, और उससे जो हम लोग मान लीजिए फ्रूट्स आते हैं वो हम लोग सेल करते हैं, तो वो एग्रीकल्चर इनकम है या नहीं? नहीं, वो इनकम एग्रीकल्चर में वैसे काउंट नहीं होगी। एक चीज और थी सर, मार्जिनल रिलीफ में सर हम लोग ने जैसे एक इनकम थी 2,50,00,000 पे, तो पहले हमने 2 करोड़ पे निकाला और 2,50,00,000 पे टैक्स निकाला,
2,50,00,000 पे 25% सरचार्ज लगाया और 2 करोड़ पे 15% लगाया, और जो टैक्स का इंक्रीज हुआ था वो 6 लाख हुआ था। तो वो 6 लाख में हम लोग वो 50,000 जो इनकम थी वो माइनस भी तो करेंगे आगे। कौन सी 50,000 इनकम? जो 2,50,00,000 थी इनकम हमारी टोटल इनकम, तो हाँ 2 करोड़ पे हमने टैक्स निकाला और 2,50,00,000 पे निकाला। हाँ जो एक्स्ट्रा टैक्स आया था मेरा 6 लाख आया था, हाँ, तो आप और फिर तो वो 6। 50,000 इनकम माइनस करोगे, बैलेंस एमआर आएगा। अच्छा ठीक, ओके, थैंक यू। ओके बेब, ओके। चेतना, चेतना, चेतना कहाँ गई बच्चा? Sir, may I ask one quick question? हेलो, Hello. जी ईशा, Good evening, sir. गुड इवनिंग Sir, जी। sir, I have one doubt. मैंने मैसेज में भी लिखा है आपको अभी। त्रिपुरा एंड महाराष्ट्र are two place of business from Tripura alcohol liquor supplying from Maharashtra taxable supply limit registration limit सेम पैन के अंदर बात कर रहे हो, डिफरेंट पैन के अंदर बात कर रहे हो? अगर सेम पैन के अंदर बात कर रहे हो तो लिमिट आपकी 10 लाख हो जाएगी टोटल। ओके सर, क्वेश्चन में ये मेंशन्ड नहीं है कि सेम पैन है या नहीं तो है। फिर लिमिट आपकी 10 लाख मानी जाएगी। ओके सर, एटीओ में जो है, एटीओ में काउंट होगी त्रिपुरा वाली सप्लाई? हाँ, लिकर वाली, हाँ जी। हाँ बिल्कुल काउंट होगी, नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी तो आती है। ओके, और सर त्रिपुरा में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? हाँ, त्रिपुरा में करवाना पड़ेगा, 10 लाख की लिमिट लेनी पड़ेगी आपको, 10 लाख के अकॉर्डिंग। सर त्रिपुरा में अल्कोहल सप्लाई है तब भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? अगर देखो अगर दोनों जगह अल्कोहल सप्लाई कर रहे हो फिर तो दोनों जगह ही नॉन टैक्सेबल सप्लाई होगी ना, फिर तो आप जीएसटी से वैसे ही बाहर हो गए। सर रजिस्टर में तो ये लिखा हुआ है कि टैक्सेबल सप्लाई है, ये मेंशन्ड नहीं है क्वेश्चन में हाँ, कि तो इट मींस फिर आप एग्रीगेट करके देखोगे कि एक जगह लीगल सप्लाई है, एक जगह टैक्सेबल। टैक्सेबल मींस जो जीएसटी में कवर है। हाँ जी। हाँ, तो फिर आपको लिमिट दोनों जगह 10 लाख की मिल जाएगी फिर। अच्छा, दोनों जगह रजिस्ट्रेशन त्रिपुरा में करवाना पड़ेगा? नहीं, रजिस्ट्रेशन में देखो, आपका जो महाराष्ट्र है और जो त्रिपुरा है रजिस्ट्रेशन आपका होगा, बट जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कौन सा रखना है आपको वो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बताना पड़ता है फिर। ओके सर। जी। तो आप सर प्रिंसिपल सर से क्या डिफरेंस होगा? क्या चीज है? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से इसमें क्या डिफरेंस होगा? प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस से ये डिफरेंस होगा ना कि आपका जो भी जब भी कभी असेसमेंट होगी वो असेसमेंट होगी उस जगह पे, क्योंकि अगर मान लो एक एसएससी के एक सेम पैन के अंदर 10 जगह बिजनेस हैं तो गवर्नमेंट 10 जगह तो नहीं जाएगी ना। हाँ जी। तो आपको प्रिंसिपल प्लेस बताना पड़ेगा कि उसमें प्रिंसिपल प्लेस कौन सा है, उसके ऊपर ही फिर सारी मतलब जो भी गवर्नमेंट कुछ भी करना होगा फिर वो सारा प्रिंसिपल प्लेस बिजनेस पे होगा जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके जी। जी हिमांशु कुछ कहना चाह रहे थे आप बीच में? हाँ सर, मेरा डाउट था एक और। सर गुड्स और सप्लाई का जो इससे होता है, एक जो रहता है ना 12 नॉटिकल माइल्स और 200 नॉटिकल माइल्स का जो है ना जी, तो सर अगर 12 नॉटिकल माइल्स के ऊपर है तो जीएसटी लगेगा कि नीचे है तो? नहीं, 12 नॉटिकल माइल्स तक लगेगा, उसके बाद नहीं लगेगा। उसके बाद तब लगेगा अगर सप्लाई ओनली फॉर ऑयल और नेचुरल गैस पर्पस होगी। और 12 के नीचे रहा तो? हाँ, अगर 12 के नीचे है मतलब 12 के अंदर अंदर है तो जीएसटी लगेगा। अच्छा, 12 के अंदर है तो जीएसटी लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, चलो हेलो सर। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, अब एक सेकंड रुको। मैं 3 बच्चों के नाम अभी और ले रहा हूँ जी, ठीक है? लास्ट 3 बच्चे, तो एक बार चेक कर लेते हैं किन किन के। एक सेकंड रुक जाओ। हेलो सर। सर मेरे छोटे छोटे डाउट्स है सर एकदम। हेलो, मेरे सर छोटे से ही डाउट है। एक सेकंड रुक जाओ। देखो, जिनके मैंने अभी तक एक बार भी नहीं लिए, पहले एक बार उनसे ले लूं। आपका तो मैं एक बार ले चुका हूँ फिर भी। ओके सर। हाँ जी, अमीशा जैन। अमीशा, अमीशा जैन जी, माइक ऑन करो अपना। हेलो। हेलो जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर थैंक यू सो मच पहले तो, थैंक यू क्योंकि सर आपने मतलब एग्जाम के एक दिन पहले मैंने आपको डाउट पूछा था और आपने 2 ही क्वेश्चन मैंने पूछा था और क्लियर कर दिया था। वही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में भी आया था, तो मैंने 50 स्कोर किया था टैक्स में, बट एग्रीगेट के चक्कर में थोड़ा रह गया।
अभी अच्छा फिर से मैं दूंगी स्कूल में। और सर मेरा एक डाउट था पीजीबीपी में। जी सर आपने बताया था जो एडिशनल डेप्रिसिएशन होता है वो न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करने पे होता है, और जब फोटो यूज होता है तभी अपन उसमें परसेंटेज अप्लाई करते हैं। किसमें एक बार दोबारा बोलना, आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी। सर मेरा शायद नेटवर्क लूज हो गया क्योंकि मुझे आप दिख नहीं रहे हो। मैं आपको नहीं दिख रहा हूँ, मैं तो बैठा हूँ, आप मुझे नहीं दिख रहे, आपकी आवाज नहीं आ रही। अमीषा जैन मीटिंग लेफ्ट, वो मेरे ख्याल से उनका। चलो मैं इतने, अंजलि गुप्ता जी। सर हेलो आई सर, हैव अ डाउट। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरे को ये पूछना था कि जो मतलब अदर चैप्टर्स हैं छोटे छोटे वाले, हम्म तो वो आपने बोला था कि कुछ हाफ आएंगे, कुछ वन थर्ड आएंगे हमारे एग्जीक्यूटिव में। न्यू सिलेबस में। यस सर, न्यू सिलेबस में। जी तो सर जो आपने नोटबुक्स में लिखवाया हुआ है जो नोट्स, वो मतलब सफिशिएंट है या फिर मैं बुक से भी पढूं, क्योंकि बुक से समझ नहीं आ रहा कितना पढ़ना है कितना नहीं। नहीं, जो नोट्स आपने बनाए हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, बाकी अभी एक समरी बुक मैं थोड़ा लॉन्च करूंगा अभी, एक बार उसमें से आप मैच कर लेना, उसमें से हो जाएगा आपका। ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी। प्रिया, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाउ आर यू सर? बढ़िया जी। सर मुझे ना डाउट था जीएसटी में वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में जी रूल जो 32 था ना, रूल 32 मनी चेंजिंग। जी सर उसमें मुझे डाउट था, जी रूल बोलो। 32 सब क्लॉज 2 ए में। हम्म तो सर कैन यू इलैबोरेट? अच्छा, पूरा का पूरा रूल। यस सर। सर इन शॉर्ट यू सर आप थोड़ा शॉर्ट में बता दो, उसके अंदर क्लियर वो हो ना, जाएगा। देखो उसके अंदर ये सर है वन रूल। करेंगे। वैसे आपने मेरे यूट्यूब पे रूल नंबर 32 की पूरी वीडियो है 1.5 घंटे की, वो देखी है? सर उसमें से मैंने देखी है बट मुझे उसमें थोड़ा थोड़ा डाउट था, इसी वाले मनी चेंजिंग वाले में था, बाकी तो आई हैव कवर। देखो उसके अंदर ना ये है, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि जब भी मनी चेंज की बात होगी तो गवर्नमेंट कह रही है आप ये चेक करो कि उसमें से एक करेंसी इंडियन रुपीज है या नहीं है। जैसे मान लो डॉलर टू रुपीज है, रुपीज टू येन है, रुपी टू पाउंड है। तो मतलब अगर वन करेंसी इंडियन करेंसी है उसको अलग बाइफरकेट कर लो, अगर कोई करेंसी इंडियन करेंसी नहीं है उसको अलग बाइफरकेट कर लो। ठीक है, जैसे मान लो कन्वर्ट करवाना है डॉलर से येन, अब अगर डॉलर से येन कन्वर्ट करवाना है तो कोई भी करेंसी इंडियन करेंसी नहीं है ना इसमें से, तो गवर्नमेंट कह रही है उसका ट्रीटमेंट होगा अलग। बट अगर सिंगल करेंसी भी इंडियन करेंसी होगी उसको आप अलग करके चल लो। तो अगर मान लो कोई करेंसी इंडियन करेंसी है, फिर उसके दो केस बनेंगे, या तो उस करेंसी का रेफरेंस रेट अवेलेबल होगा या उस करेंसी का रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं होगा। अब होता क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना सारी करेंसी के रेफरेंस रेट नहीं अवेलेबल करवाता, कुछ करेंसी के करवाता है जो मेन मेन करेंसी होती है। अब अगर रेफरेंस रेट अवेलेबल है तो फिर तो गवर्नमेंट कहती है कि जो रेफरेंस रेट है वो, और जो भी आपका करेंसी का बाइंग और सेलिंग रेट होगा, क्योंकि हर करेंसी के दो रेट होते हैं, एक तो बाइंग रेट और एक सेलिंग रेट। ठीक है, अब वो बाइंग रेट लेना होगा या सेलिंग रेट लेना होगा वो डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन वो कौन सी है, क्योंकि आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात हो रही होती है। ठीक है, तो अगर मान लो एक्सपोर्ट की बात है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि आपने बाहर से कोई सामान, मतलब इंडिया से सामान आपने एक्सपोर्ट किया, बाहर से पैसा लिया, और जब बाहर से मैं डॉलर लूंगा तो डॉलर जब मैं बैंक वालों के पास लेके जाऊंगा तो बैंक वाले डॉलर बाय करेंगे ना, उस केस में बाइंग रेट लगेगा। और अगर इंपोर्ट वाला केस होगा तो मतलब मुझे पैसे बाहर वालों को देने पड़ेंगे, तो बैंक उस केस में डॉलर सेल करेगा तो सेलिंग रेट लगेगा। तो जो भी बाइंग और सेलिंग रेट होगा उसमें से अब कोई भी रेट जो भी निकल के आएगा उसको रेफरेंस रेट में से माइनस करके जितनी यूनिट्स आपकी होंगी ना उससे मल्टीप्लाई करके आपकी वैल्यू निकल के आएगी। ये तब होगा जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के करेंसी के रेफरेंस रेट अवेलेबल हैं। ठीक है, सर अगर नहीं अवेलेबल है देन? अगर रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है फिर तो गवर्नमेंट कह रही है भैया जो उसकी वैल्यू होगी ना उसका ग्रोस वैल्यू निकाल लो, मतलब जितनी भी उसकी ग्रोस वैल्यू, जैसे मान लो बाइंग और सेलिंग जो भी रेट होगा उससे मल्टीप्लाई करके आप उसकी ग्रोस वैल्यू निकाल लो, उस ग्रोस वैल्यू का 1% जो होगा वो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। ओके सर। ठीक है, और अगर मान लो कोई करेंसी ऐसे इसमें इंडियन रुपीज है ही नहीं, तो फिर जो अलग अलग करेंसी होंगी उन अलग अलग करेंसी के रेफरेंस रेट आपको दिए होंगे, तो अलग अलग रेफरेंस रेट से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू कम होगी ना उसका 1% आपकी वैल्यू निकल के आएगी फिर। ओके सर। जी सर जैसे मतलब डॉलर और यन ये हाँ दोनों एक जैसे, या फिर डॉलर या यूरो? हाँ, तो फिर अगर
हाँ तो डॉलर की आप अलग वैल्यू लेके चलोगे और येन की अलग वैल्यू लेके चलोगे, दोनों में से जिसकी वैल्यू कम होगी उसका 1% जो होगा फिर वो आपकी वैल्यू आ जाएगी। ओके सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच सर। ओके प्रिया। हैव अ संदीप, ग्रेट हाँ अमीशा आप कुछ डाउट पूछ रहे थे, हाँ आपका डाउट बीच में रह गया था जी। हाँ सर, वो नेटवर्क लूज हो गया था थोड़ा। जी सर मेरा ये डाउट था पीजीपीपी में एडिशनल डेप्रिसिएशन में, उसमें मतलब ऐसा होता है ना कि अगर नई मशीनरी या प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर हुई है और पुट टू यूज जब हुई है तब एडिशनल डेप्रिसिएशन लगता है ना उसमें। पुट टू यूज, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो सर अगर पुट टू यूज अगले साल हो रहा है और एक्वायर पहले किया है, तो जब अगले साल अपन पुट टू यूज में जब अपन डालेंगे तो तब एडिशनल डेप्रिसिएशन करेंगे अपन अलाउ? हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे, अगर अगले साल पुट टू यूज होगा तो फिर आपको एडिशनल जो मिलेगा फिर वो अगले साल मिलेगा। मतलब ऐसा कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं है ना, मतलब आगे अगर 2-3 साल में भी अगर होता है पुट टू यूज हाँ तो हाँ तब अपन अप्लाई कर सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, जिस ईयर पुट टू यूज करोगे उस साल आप अप्लाई कर सकते हो। अच्छा सर, एक और डाउट था, तो मैं स्क्रीन शेयर करूं आपसे क्वेश्चन की? हाँ करो एक बार। हाँ सर। सर ये क्वेश्चन है। हेलो। हाँ जी, ओपनिंग WDV है 10,14,19 को और परचेज की है 15 जुलाई 19 को 2 लाख की, हाँ सर। और पर पुट टू यूज है 5 फरवरी 20 को, और आपने जी BNC सर। सोल्ड की है 9 लाख की, तो 10 और 2 12, 12 में से 9 गए, 3 लाख रुपए की आपकी WDV बच गई। हाँ अब 3 लाख के 2 टुकड़े कर दो, 2 लाख अलग कर दो, 1 लाख अलग कर दो। जी। अब 2 लाख पे तो आपका लगेगा लेस देन 180 यूज किया है तो उसमें मिलेगा 7.5%। अच्छा। ठीक है, क्योंकि देखो आपने जो 2 लाख की नई मशीन परचेज की है उसको आपने यूज 5 फरवरी को किया ना, हाँ तो इट मीन लेस देन 180 डेज यूज हो गया। हाँ। तो अगर लेस देन 180 है उस पे आप क्लेम करोगे हाफ। अच्छा। एक बात मुझे बताओ, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर आप कोई भी मशीन लेस देन 180 यूज करते हो तो डेप्रिसिएशन पूरा नहीं मिलता, हाफ मिलता है। हाँ हाँ अब हाँ। आपकी वैल्यू 3 लाख बची, 3 लाख में से तो 2 लाख मान लो कि 2 लाख वैल्यू मेरी न्यू वाली है, हाँ तो उसको आपने यूज किया लेस देन 180, हाँ। उस पे आप क्लेम करोगे 7.5, पूरा 15 नहीं मिलेगा। जी बट सर। जो बैलेंस 1 लाख की वैल्यू बची है उस पे आप पूरा 15% क्लेम कर लोगे। सर अगर जो बैलेंस अमाउंट निकला है 2 लाख 3 लाख जो अमाउंट निकला है, अगर वो कम ज्यादा अगर कुछ रहता और न्यू जो परचेस किया है अगर वो उसमें होता ही नहीं, तो जैसे अगर 1 लाख अगर हाँ, मशीनरी बचती। अगर 1 लाख बैलेंस बचता तो फिर 1 लाख हम न्यू की ही वैल्यू मानते, तो पूरे 1 लाख पे हम 7.5 ही देते। अच्छा। हाँ ओके सर, अब मतलब फिर नई मशीनरी का फिर कोई नहीं रोल नहीं नहीं रहेगा जो नहीं 2 लाख का रहेगा? नहीं नहीं नहीं, नई मशीन आपने 2 लाख की ली है, बट आपकी जब वैल्यू हाँ। ही 1 लाख बची तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि सारी वैल्यू रिकवर हो चुकी है, बस 1 लाख बची है, वो भी न्यू की बची है। अच्छा। ठीक है, और उस पे क्लेम हाँ। वही, उस पे हम वही क्लेम कर पाएंगे, अगर लेस देन 180 है तो 7.5, नहीं तो पूरा 15%। अच्छा ओके सर। सर तो इसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा क्या? मतलब इसमें भी तो नई मशीनरी परचेस की है अपन ने। एडिशनल आप क्लेम कर तो सकते हो, एडिशनल जो 2 लाख का होगा उस पे एडिशनल 10% क्लेम कर लोगे। बट ना यहाँ पे देखो उसने ना ब्लॉक ऑफ एसेट लिखा है, अब एसेट में न्यू प्लांट एंड मशीनरी है, कौन सी एसेट है उसने कुछ बताया नहीं ना। हाँ मतलब जब ये जो नई मशीनरी है, जो मशीनरी जो अपन ने परचेज की है 2 लाख की, तो जो 2 लाख यहाँ पे अपन ने 7.5% लगाया, हाँ तो हाँ उसमें अपन इस पे 10% भी नहीं हाँ लगाएंगे? इस पे 2 लाख आप 10% क्लेम कर सकते हो। मतलब 7.5 भी और 10% भी? 7.5 तो नॉर्मल है। हाँ 7.5% तो नॉर्मल है ना, हाँ और हाँ। एडिशनल का रेट 20% होता है। तो यहाँ 180 डेज से कम है ना, तो हाँ आधा हाँ लगेगा। तो यहाँ पे 10 मिल जाएगा, 10%। ठीक है, तो 2 लाख का हाँ। 2 लाख का 7.5% नॉर्मल क्लेम करोगे और 2 लाख का 10% आप एडिशनल क्लेम करोगे। अच्छा। हाँ
बट सर अगर इसी में ही हम अगर नेक्स्ट ईयर पुट टू यूज करते हैं तो वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं होगा ना 50% से? नहीं नहीं, तो नहीं लगेगा, रिस्ट्रिक्शन सिर्फ सेम ईयर में लगती है। अच्छा लेस देन 180 ओके वाली सर। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ सेम ईयर में लगेगी। अब सर फर्स्ट ईयर में पुट टू यूज नहीं किया और सेकेंड ईयर में डायरेक्टली पुट टू यूज किया तो वो रेस्ट्रिक्शन मतलब 50% वाला नहीं लगेगा, जैसे नहीं कि नहीं, तब फर्स्ट ईयर में किया तो सिर्फ 50 और 50 फर्स्ट ईयर जि, सेकेंड ईयर। जिस साल आपने परचेज किया, अगर सेम डे आपने यूज किया होगा, मतलब सेम ईयर में आपने यूज किया होगा, उसी केस में एप्लीकेबल होगा। हाँ मतलब हाफ ईयर 180 लेस देन 180 यूज किया तो तब 50 और नेक्स्ट ईयर में 50। बट बिल्कुल। अगर वही ईयर में नहीं परचेज पुट टू यूज किया नेक्स्ट ईयर में किया तो फिर कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं का मतलब ये नहीं मिलेगा ही नहीं, मिलेगा पूरा मिलेगा, लेस देन 180 वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। एडिशनल पे सर, एडिशनल पे एडिशनल पूछ पूरा रही 20% मिलेगा। नेक्स्ट ईयर पूरा 20% मिलेगा। हाँ बिल्कुल। ओके सर और इसमें मेरा एक और था कि मतलब अगर एमसीक्यू में तो पूछा रहेगा ना कि एडिशनल डेप्रिसिएशन मतलब इंक्लूड करके निकालना है ना? आप हमेशा इंक्लूड करके निकालोगे, अगर आंसर उसके बेस पे नहीं दिया तो फिर आप नॉर्मल के बेस पे आंसर देके आओगे। अच्छा और अगर उसने बोल ठीक दिया है कि डेप्रिशन 30 to 12 में निकालो, तो 30 to 12 होता ही नॉर्मल का है, तो फिर नॉर्मल ही निकालोगे। अच्छा ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू बोलना था सर। एक बार और आपके जो जीएसटी के लेक्चर्स है 18 घंटे के, वो मैंने 3 बार देखे थे और बकायदा मुझे पूरे रट्टा हो गए हैं पूरे लेक्चर, कौन से टाइमिंग क्यों पे कौन सा लेक्चर है, 3 बार क्यों, क्योंकि मतलब मैंने 3 बार देखा था। पहली 2 बार में समझ में नहीं आए थे? रिविजन नहीं सर, पूरा रिविजन हो गया था अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ऐसा। हाँ इवन सर मुझे पापा ने भी पूछा था आईटीसी का, तो मैंने पापा को कंसेप्ट समझाया था आईटीसी का। थैंक यू, तो गॉड ब्लेस इसीलिए यू। सर बहुत इफेक्टिव था सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। चलो भाई, मैं अब बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी आपसे बात करने की, थैंक बट यू हो सो नहीं पा मच। रहा था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। चलो मैं अब लास्ट के 2 बच्चे के लेता हूँ, क्योंकि मेरे ना 6:30 बजे सीएस प्रोफेशनल वाले बच्चों का डाउट सेशन है, तो सर मेरे छोटे छोटे डाउट वो आप मुझे सर मैंने व्हाट्सएप कर निकाल देना। दिए, छोटे छोटे निकाल दिए। आप ना जिसके भी अब डाउट्स हैं वो एक बार मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है? मैं सिर्फ 2 मुझे बच्चों के बस नाम। पूछना था जी मनीषा जी। हाँ जीएसटी वाला जो है वो ओल्ड सिलेबस के लिए भी है? हाँ हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। सर जीएसटी के जो थैंक यू रूल्स है सर, कौन बस से यही पूछना एप्लीकेबल था। है वो सिलेबस आकांक्षा क्या में? कह रहे हो? सर जो जीएसटी में रूल्स है ना, जो अभी इन्होंने क्वेश्चन पूछा, वो कौन से रूल्स एप्लीकेबल है ओल्ड सिलेबस में? जीएसटी में ऑलमोस्ट कोई भी रूल्स एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ वैल्यूएशन के चैप्टर को छोड़ के कोई भी रूल्स एप्लीकेबल नहीं है ओल्ड सिलेबस में। ओके सर। उसके बाद कोंडूरू। हेलो। हाँ जी। हाँ सर, ऑडिबल हूँ? हाँ आप ओडे बोलो, बिल्कुल। अच्छा सर, वो 115 बीएससी में जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन फंड और एनपीएस का जो लिमिट था ना सर, उसके रिलेटेड मॉड्यूल में जो क्वेश्चन है उसमें मेरा डाउट है। वो गलत दिया उन्होंने मैं- मॉड्यूल में क्वेश्चन। तो उसमें वही आप एम्प्लॉयर वही 7.5 हाँ लाख की लिमिट की बात कर रहे हो ना आप? हाँ सर। उन्होंने गलत निकाला हुआ आंसर। अच्छा सर, वही था डाउट, हाँ 2 घंटे से वेट कर रही थी। उन्होंने आंसर गलत निकाला हुआ, आंसर उन्होंने सही नहीं किया हुआ। क्योंकि जहां से मैं पढ़ी थी ना सर, वहीं पे भी यही एग्जाम्पल दिया है और सेम तरीके से एक्सप्लेन किया गया था। वो उन्होंने मॉड्यूल में दिया होता सेम एक्सप्लेन कर दिया, जबकि कॉन्सेप्ट वो है ही नहीं। मैंने इवन अमेंडमेंट क्लास में एग्जांपल भी दिया था, अगर अच्छा आपने। हाँ सर, लेकिन उसमें वो 12% से एबोव हाँ सिर्फ 12 आरपीएफ का 12%, था देखो ना अमाउंट। 12% से अबव तो पहले ही टैक्सेबल है। हाँ जो लिमिट 7.5 लाख तक की, 7.5 लाख वाली है, वो 12% तक के लिए है। हाँ ठीक है, तो आप 12% तक के लिए अभी आप मॉड्यूल का आंसर देखो, मॉड्यूल के आंसर में 7.5 लाख समझ ही नहीं आ रहा उन्होंने क्या किया हुआ है। उन्होंने 4 लाख को वापस टैक्सेबल किया था, तो डबल टैक्सेशन हुआ ना हाँ तो वही इसमें तो तो। मैं कह रहा हूँ, उन्होंने आंसर सही नहीं किया हुआ ये। अच्छा सर, ठीक है सर, यही था मेरा डाउट। थैंक ओके यू जी, ओके जी। सर एक लास्ट डाउट है सर। जी सर जैसे कि ओल्ड सिलेबस को जीएसटी 30 मार्क्स का है और न्यू सिलेबस वालों को 50 मार्क्स का है, तो सर अभी जो भी आपका जीएसटी का लेक्चर्स है वो न्यू सिलेबस के हिसाब से 50 मार्क्स के हिसाब से है ना? नहीं नहीं, तो वो सर दोनों के हिसाब से है, बस जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं उनको रूल्स नहीं करने, बाकी सारा कुछ सिलेबस सेम है ऑलमोस्ट। बाकी सब सेम है? बिल्कुल सर बिल्कुल। जैसे कि रजिस्ट्रेशन उनको बहुत ज्यादा है न्यू सिलेबस वालों को, और
ओल्ड सिलेबस वालों को कम है, तो स्कोप कुछ पता नहीं चल रहा है सर कितना सिर्फ पढ़ना देखो चाहिए। सिर्फ फर्क मेजरली रूल्स का है, बाकी सब कुछ सेम है। ओके सर, चलो जी थैंक जी यू। ओके जी। टेक केयर सर। ओके जी, थैंक यू। सर मुझे एग्जाम रिलेटेड डाउट था। जी जल्दी बोलो। सर जैसा आपने बोला कि जो पेपर है वो जुलाई तक जा सकते हैं, तो तो उसका रिजल्ट वी एक्सपेक्ट कि अगस्त के बाद ही आएगा। हाँ तो उस हिसाब से हमारे जो अगर जिससे सेकंड ग्रुप दिसंबर में देना हो तो वो ऐसे इफेक्ट कर सकता है हमारे मतलब प्रिपरेशन को, टेन्योर जो रहता है। नहीं, वो पहले तैयारी वो अपने अकॉर्डिंग फिर आप पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर दो ना। अगर आपको दिसंबर में सेकंड देना है तो आप पहले से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। इंस्टीट्यूट दिसंबर के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं देगा, वो अटेम्प्ट तो दिसंबर में ही होगा। ठीक है, अगर ये एग्जाम जुलाई में भी जाएंगे तो वो दिसंबर में ही देना पड़ेगा। आप तैयारी पहले से स्टार्ट कर सकते हो उसकी। ओके सर। जी ओके जी। सर चलो मैं लास्ट बच्चे का डाउट ले रहा हूँ जी। अब यशिका जी। सर जैसे आपने बोला कंपनी लॉ पढ़ सकते हैं मॉड्यूल से, तो जूरीस और एसबीसी भी नहीं पढ़ सकते सर? नहीं पढ़, मैंने ये नहीं कहा पढ़ नहीं सकते, बट कंपनी लॉ का सबसे बेस्ट मॉड्यूल आपका है। ठीक है, आप हाँ। रेफर मॉड्यूल हर पेपर के लिए कर सकते हो सिलेबस चेक करने के लिए। देखो लॉ के जो 4 पेपर हैं उसमें कोई दिक्कत हाँ। नहीं है, बट मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि कम से कम एक मटेरियल आपके पास ऐसा हो जिसमें पूरा अमेंडेड हो वो, ताकि आपको ये लगे कि अमेंडमेंट हमारी कोई छुट्टी नहीं है बस। अच्छा अच्छा, ठीक है, बाकी ठीक है कोई सर। दिक्कत नहीं है, मॉड्यूल आप रेफर कर सकते ओके, थैंक यू सो मच सर। हो। ओके जी, गॉड ब्लेस यू। जी आकांक्षा कुछ कहना चाह रहे हो आप? नो सर। ओके जी। चलो, तो जिन जिन के बच्चों के डाउट्स नहीं हुए सोल्व, कई बच्चों के आज भी डाउट्स रह गए हैं क्योंकि इवन हमारा 1.5 घंटा हो गया वैसे तो। ठीक है, तो जिनके डाउट्स पेंडिंग है या तो मुझे एक बार व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, नहीं तो बाकी जब नेक्स्ट डाउट सेशन लेंगे उसके अंदर हम कोशिश करेंगे सारे डाउट्स डिस्कस करें, या मैं कोशिश करूंगा कि मैं 2 घंटे 2.5 घंटे तक का आपका डाउट सेशन ले लूं, क्योंकि डाउट्स आपके ज़्यादा होते हैं, मैं थोड़ा फील कर पा रहा हूँ। ठीक है, बट एक्चुअली मेरे रेगुलर बैच के बच्चों के भी डाउट है, 6:30 बजे उनका सेशन है, तो आज मैं 6:30 से ऊपर टाइम दे नहीं सकता आपको। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट सेशन में मैं देख लूंगा कि उनका थोड़ा लेट रख के आपका मैं 2 घंटे का लगा दूंगा। ठीक है, बाकी आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। और बाकी कल हमारी रिवीजन क्लास सैलरी की क्लास नंबर 2 हमारी आएगी। और मैं अभी दोबारा बोल रहा हूँ, एक टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया है कोविड हेल्पलाइन करके, उसमें जितने बच्चे जुड़ेंगे, जितनी मैक्सिमम आप हेल्प कर सकते हो आपने सबकी जरूर करनी है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, लव यू जी, गॉड ब्लेस यू। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, तंदुरुस्त रहो, चुस्त रहो और हमेशा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। ठीक है, और सबके लिए दुआ मांगते रहो, अपने लिए नहीं, पल पल दुआ मांगो, सबके लिए मांगो। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जी, बाय बाय, लव यू सो मच जय जी, हिंद बाय सर, बाय, बाय सर, थैंक यू। बाय बाय सर। सर, लव बाय यू। बाय जी, बाय बाय, टेक बाय केयर, सर। बाय जी।